और बहुत बार मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे क्राइम्स हो चुके हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन गए? तो आई थिंक हम जाने से ज्यादा डरते हैं कंपैरेटिवली टू भले भाई पैसे जाने से पुलिस के पास नहीं जाना, बट आई थिंक दे शुड Correct. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो ज्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। मैंने रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पे ऑथर किया था उस आर्टिकल को, तो उसमें प्रजा रिपोर्ट के बारे में है। तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे तो कुछ 100 केसेस थे मुंबई के, तो उतने केसेस तो मुझे लगता है दिन के होते रहेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे पुलिस के पास जाते नहीं, या उनको लगता है 5-10 हजार का ही तो क्राइम था। लेकिन ये नहीं सोचते कि 5-10 हजार के क्राइम करते करते ये लोग कुछ लाख रुपयों के भी क्राइम्स करते हैं। फ्रॉड, स्कैम, धोखा, ये सारे वर्ड्स के साथ तो आप काफी सारे फेमिलियर होंगे, हमारी मूवीज में तो चलते ही रहते हैं, आपको पता है। बट ये सारी चीजों से आप अपने आप को सिक्योर कैसे रख सकते हो? क्या आपने कोई पॉडकास्ट सुना है? क्या आप किसी को फॉलो करते हो? क्या आपके फ़ोन में गूगल ऑथेंटिकेटर है? क्या आपके जीमेल में टू वे फैक्टर है? ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको पता नहीं है मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, बट ये सारी चीज़ें आती है एक वर्ड के अंदर विच इज़ कॉल्ड साइबर सिक्योरिटी। हाउ टू मेक श्योर दैट यू आर कीपिंग योर सेल्फ सेफ इन द वर्ल्ड ऑफ डिजिटल एस्पेक्ट एज ऑफ राइट नाउ। ऑफकोर्स मैं ये चीज़ के अंदर तो प्रोफेशनल हूँ नहीं। हमने आज लेकर आए हैं डॉक्टर शेखर अशोक पवार को। He is a cyber security specialist. He is a CEO of Secure Clock from Switzerland. इन्होंने literally cyber security पे PhD करके बैठे हैं। He also is an inventor of this framework which is called BDS LCCI. What is this? I'm not gonna tell you now. Make sure ये आप पूरा podcast देखो, figure out करो कि exactly क्या है, especially for MSMEs of India जो digitally इतना savvy हो रहे हैं और इतना grow हो रहे हैं। नॉट ओनली दिस, बट आप व्हाट्सएप हैक, फेसबुक हैक, डीप फेक्स क्या है, जनरेटिव एआई क्या है, ये सारी चीज़ों से आप अपने आप को कैसे सिक्योर कर सकते हो, डिजिटली आप फंसने से, स्कैम से, फ्रॉड से कैसे बच सकते हो, ये सारा चीज़ें ये टॉपिक के अंदर कवर हमने किया है। आई होप दैट यू गोना एंजॉय एंड वॉच दिस पॉडकास्ट ऑल द वे टिल द एंड। सी Dr. Shekhar Ashok Pawar, welcome to Kabir Wani. थैंक यू कबीर फॉर इनवाइटिंग मी। You're welcome. कैसे हो आप? आई एम वेरी गुड, बट साइबर सिक्योरिटी अच्छा नहीं चल रहा है Cyber बहुत सारे security- देशों में, हमारे देश में, बहुत सारे देशों में। तो एब्सोल्युटली आई नो आप एक साइबर सिक्योरिटी कंपनी ओन करते हो, बहुत सारे आपने बुक्स भी लिखे हैं, बट साइबर सिक्योरिटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? आई मीन जितना मैं जानता हूँ, मैं खुद एक आईटी सेक्टर में हूँ, मैं ज़्यादा लिंक्स को क्लिक नहीं करता हूँ, मैसेजेस मुझे पता है आते, मैं बहुत केयरफुल हूँ, पर साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत ही नहीं ना मुझे तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। नहीं कबीर, अभी हम लोग जो दुनिया में रह रहे हैं, तो ये सब दुनिया जो है ना, ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से बनी हुई है। जी। अभी आप रास्ते से चल रहे हो तो आपको कनेक्टिविटी मिल रही है आपके मोबाइल में, तो ये साइबर स्पेस ही है जिसमें हम लोग अभी रह रहे हैं। अगर कहीं आप हिमाचल या बहुत सारी जगह पे जहाँ पे रेंज नहीं आ रही वहाँ पे जाओगे तो आपको पता चलेगा कि साइबर सिक्योरिटी कितना इंपॉर्टेंट या साइबर वर्ल्ड कितना इंपॉर्टेंट है, हम लोग कितने कनेक्टेड है। तो अभी बहुत सारे लोग जो है वो अपने परिवार से जितने जुड़े नहीं है उतने ज़्यादा जुड़े हैं एप्लीकेशंस के साथ। जी। जैसे मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, लैपटॉप पे एप्लीकेशंस हो गए, यूट्यूब कॉल, व्हाट्सएप और बहुत सारी चीज़ें। जी। तो आप इससे अलग नहीं हो। अभी आपकी आइडेंटिटी पूरी सोशल मीडिया पे मिल जाती है। आप क्या करते हो, आपका जियो लोकेशन बता देता है, आप कहाँ पे जाते हो, आप कौन सी तरीके से वीडियो देखते हो, आपको पूरी तरह ये सब ऐप्स और जो डिजिटल मीडियाज़ है आपको स्टडी करते हैं। तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं साइबर सिक्योर हूँ और मुझे कोई देख नहीं रहा है, बट आप हमेशा ट्रैक हो रहे हो। तो साइबर सिक्योरिटी सिर्फ इसके लिए लिमिटेड नहीं है कि आप लिंक पे क्लिक ना मारे या OTP शेयर ना करें। साइबर सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा एरिया है, बहुत वास्ट एरिया है, और उसमें बहुत सारे जैसे बेनिफिट्स मिल रहे हैं आपको, वैसे बहुत सारे हार्मफुल चीज़ें भी हो रही है हमारे। Right. और ये सिर्फ पर्सनल लाइफ के लिए लिमिटेड नहीं है, बहुत सारी कंपनीज भी इसको लाइटली लेती है और बाद में परेशान होती है क्योंकि बहुत सारे हैकर्स उनका एडवांटेज लेते हैं, उनके डेटा को सेल करते हैं, कंपनी बंद भी हो जाती है बहुत सारी इस चीज़ों की वजह से। और बहुत सारे लोगों के साथ बहुत सारे तरीके से फाइनेंशियल फ्रॉड्स और बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे मॉर्फिंग होती है, वीडियोस बनाए जाते हैं, फोटोज़ बनाए जाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हो रही है। तो आप भले ही
जैसे हम लोग ड्राइविंग कर रहे हैं तो हम सोचते हैं कि हम अच्छे ड्राइवर हैं तो हमारे साथ कोई एक्सीडेंट नहीं हो सकता, लेकिन अगर सामने वाला आपको टक्कर मारे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। तो आप कितने ही केयरफुल रहे, लेकिन बहुत सारे हैकर्स के लिए आप एक टारगेट हो। हाँ। तो आपके ऊपर हमेशा वो वॉच रखते कि कभी इस विक्टिम को हम लोग हमारे टेक्निक्स और ट्रिक्स से हासिल करें और इसका पूरा डेटा या उसके ऊपर हम लोग कुछ साइबर क्राइम करें। करें, राइट। तो इसके लिए हमेशा वो मौके के खुराक में रहते हैं, चालू ही रहता है कुछ ना कुछ एक्टिविटी चालू ही रहती है। रहता है। सो एज मच एज आई अंडरस्टैंड इसके अंदर से, और जितना मैंने स्टडी किया है साइबर सिक्योरिटी को, इसमें आई थिंक 3 से 4 तरीके के साइबर सिक्योरिटी में इश्यूज आते हैं। एक तो जो टेररिस्ट होते हैं, जो अपने देश को हार्म करना चाहते हैं ऑन अ बिगर लेवल, बिगर स्केल। एक हो जाते हैं जो रॉबर्स होते हैं, जो फाइनेंशियल्स के पीछे जाते हैं, या छोटे मोटे जैसे जीपे के अंदर रिसेंटली अपने को बहुत सारे इश्यूज आते हैं तो उसके पीछे जाते हैं। एक होता था जियो पॉलिटिकल साइबर इश्यूज आ जाते हैं, जिसके अंदर दो पॉलिटिशियंस लड़ रहे होते हैं कि इसका फेक है, नहीं मेरा असली है। सो अगेन वी डोंट नो ऑल ऑफ द सडन हाउ इट वर्क्स आउट। सो इज दैट व्हाट इट इज, कि इसके आगे भी कुछ और होता है? सो दैट्स माई वन क्वेश्चन। द सेकेंड क्वेश्चन आई हैव, कि आपने इसके अंदर बोला कि बहुत सारे लोग को आइडिया नहीं है कि उन लोग हमेशा ट्रैक हो रहे होते हैं। सो आपको एक ऐसा एग्जाम्पल दे सकते हो कि क्या तरीके से वो नोटिस कर सकते हैं कि हाँ उनका जो डेटा है वो एक्चुअली ट्रैक हो रहा है? अब सेकंड क्वेश्चन को पहले लेते हैं। ओके। तो देखिए कबीर जी, आप अभी आपके वाइफ के साथ या आपके बच्चों के साथ या किसी के साथ भी कुछ शेयर करते हो, कभी बात कर रहे हो हॉल में बैठ के, और बहुत सारे लोगों के मोबाइल फ़ोन वहाँ पे है उस रूम में, और आप जैसे ही थोड़ी देर के बाद सोशल मीडिया पे जाते हो तो आपको उसके रिलेटेड, जैसे आप आईफोन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो उसके रिलेटेड आपको जी। एडवर्टाइज दिखाई जाती हैपेंड है। यस यस। सो इट मीन्स कि आपका मोबाइल में कोई ऐसे ऐप्स है जिनको आपने एक्सेसिव परमिशंस दे चुकी है, और उसके वजह से वो मोबाइल आपको हमेशा सुन रहा है। अभी मोबाइल फोन को कैमरा है, वो आपको देख रहा है, और आप जहाँ पे भी जा रहे हो वो आपके साथ जा रहे हो, तो आपका जियो लोकेशन, आप कहाँ पे जाते हो, कितना बजे ऑफिस जाते हो, कितना बजे ऑफिस से आते हो, आप कौन से व्हीकल से जाते हो, वो उसका स्पीड का कैलकुलेशन, बहुत सारी चीज़ें आपकी ट्रैक हो रही है। और यहाँ से ही साइबर क्राइम्स का जो उगम होता है वो यहाँ से ही होता है कि पहले विक्टिम को पूरी तरह से स्टडी किया जाए। और अभी हम लोग जो टेक्नोलॉजी का एनहांसमेंट हो रहा है, जिसके बारे में हम लोग शायद बात करेंगे आगे भी, तो उससे क्या हो रहा है, बहुत ही इजीली किया जा रहा है। जैसे बहुत पहले के ज़माने में, हम लोग 10 साल पहले देखते थे तो तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी, और तभी शायद स्मार्टफोन भी बहुत ज़्यादा नहीं थे। जैसे मुझे याद है हमारे कॉलेज के टाइम पे एक बंदे के पास एक मोबाइल फ़ोन था, एक क्लास बैचमेट के पास, तो उसको वो शायद वो डब्बे की तरह दिखता था, उससे हम लोग कैच कैच भी खेलते थे। तो वो मोबाइल फ़ोन पे कुछ प्लान था जिससे आप बहुत ज़्यादा कॉल कर सकते हो, तो हम लोग सब घर में खाली फोकट लैंडलाइन पे फ़ोन करते थे उसके ऊपर। हाँ। तो बहुत परेशान हो जाता था। तो ऐसे ही याद आ गया, इसके लिए बोला कि उसमें क्या होता है कि अभी जो स्मार्टफोन है वो गांव और गली के बच्चों के पास भी है। हाँ। तीसरी चौथी कक्षा के बच्चे भी कौन सा कंटेंट देख रहे हैं, पोर्नोग्राफी देख रहे हैं या क्या देख रहे हैं, आपको पता नहीं। right। तो ये बहुत ही वास्ट एरिया है, ये सिर्फ लिमिटेड नहीं है कि फाइनेंशियल फ्रॉड्स, इसमें डिग्निटी ऑफ द वुमन और बहुत सारे जो साइबर टेररिज्म होते हैं, जैसे कोई अलग कंट्रीज है जो हमारी दुश्मन है, शायद वो स्पॉन्सर करते हैं, जैसे आपने पहला क्वेश्चन में पूछा, तो स्टेट स्पॉन्सर्ड हैकिंग ज़्यादा होती है। तो जिसमें उनको बहुत ज़्यादा पैसा दिया जाता है कि आप अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करके हैक कीजिए, ताकि हमारे दुश्मन कंट्री को जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो रही है, ग्लोबल इकोनॉमी उनका कंट्रीब्यूशन आ रहा है, तो थोड़ा कम हो जाए। तो उस हिसाब से उनके ऊपर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाता है, और इसके लिए बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपके लिए और मेरे लिए परचेज करना भी मुश्किल होगा, वो हैकर्स के पास आ जाती है, और उसमें बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंस और सपोर्ट उनको मिलता है। और जैसे आपने राइटली बोला कि बहुत सारे फाइनेंशियल पर्पस के लिए ही बहुत सारे साइबर क्राइम्स होते हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे साइबर क्राइम्स इसके लिए भी होते हैं कि किसी कंट्री को नीचा दिखाया जाए, किसी कंट्री का इकोनॉमी नीचे आए, जीडीपी नीचे आए, तो उसके लिए भी हैकिंग की जाती है। उसके अलावा कोई वॉर हो रहे, जैसे अभी आपने देखा है रशिया, यूक्रेन और बहुत सारी कंट्रीज में जो वॉर हो रहे हैं, तो उसमें भी जो डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, हैकर के पास से वो मिलाया जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हैकर्स का जो डेटा है उससे पता चलता है कि कौन से लोकेशन पे कौन से व्यक्ति रह रहे हैं, कौन से जियो लोकेशन पे कितने चिल्ड्रन है, कितने लेडीज है, कितने जेंट्स है।
तो उससे उनको बहुत सारी जानकारी मिलती है, उसी हिसाब से वॉर्स भी प्लान किए जाते हैं। हाँ, तो पूरा डेटा क्योंकि उनके पास है, करेक्ट। पूरा पॉपुलेशन आ गया, कितने कमा रहे, क्या स्टैंडर्ड्स है नहीं है, वो सारा डिटेल्स उन लोग पकड़ सकते हैं, और ये सारा सब बाय सिंपल ऑफ योर फोन, दैट्स इट। करेक्ट, ये सिर्फ फोन की वजह से हो रहा है, और स्मार्टफोन तो अभी हमारे कंट्रोल में नहीं है कि बहुत लोगों के पास है। मीन्स मेरा बेटा फर्स्ट स्टैंडर्ड से, अभी पैंडेमिक में जैसे सब लोग ही यूज़ कर रहे थे, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से वो स्मार्टफोन यूज़ कर रहा है, वो अपने लाइव सेशन स्कूल के वहाँ पे अटेंड कर रहा है। तो इसका भी कंट्रोल ही लगभग हमारे हाथ से छूट चुका है, और अभी सबके पास ये डिजिटल डिवाइस जो मोबाइल फ़ोन है वो है। तो आप इसको एक पर्सनल लेवल पे या प्रोफेशनल लेवल पे कैसे कंट्रोल करोगे और कैसे उसको सिक्योर करोगे, तो उसके बारे में साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा काम करती है। ओके। और बहुत सारे जो है जियो पॉलिटिकल चीज़ें भी हो रही है, लेकिन आज मैंने टाई पहनी है। सो टाई का मतलब मेरे हिसाब से है कि आपका जो विशुद्ध चक्र है यहाँ पे रहता है, हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो हमें पता है। तो इसमें जो भी आप बोल रहे हो उस पर थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। तो मैं कोई कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, तो इसके लिए मैं ज़्यादा उसके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत सारे पॉलिटिकल चीज़ों में भी साइबर क्राइम्स होते हैं या उस डेटा को यूज़ किया जाता है। ओके, लाइक यू टॉक अबाउट के कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने लोग नहीं है, कितने लोग वोट कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, जिन लोग वोट नहीं कर रहे तो उनका डेटा कैसा यूज करें। आई अंडरस्टैंड, आई डोंट थिंक मेरे को भी ज्यादा उसके अंदर पढ़ना है, बट आई थिंक इट्स अ ग्रेट टॉपिक फॉर मे बी नेक्स्ट टाइम। या आई अप्रिशिएट दैट। मेरे को ये अंडरस्टैंड करना है, अगर अपन जियो पॉलिटिकल के बारे में ज्यादा इन डेप्थ नहीं बात करते, मे बी विल मेक अ नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन दैट। या वेरी श्योर। बट हाउ अबाउट यू नो टू कीप आवर जनरेशन सेफ, हमारे जो लोग हैं उनको अगर हमको सावधान करना है, उनको सेफ रखना है, क्योंकि आज की तारीख में कैसा होता है, जैसे भी स्पोक अबाउट द फाइनेंशियल रॉबर्स, उसके अंदर रिसेंट एक केस आया था, मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया था कि उसको कॉल आया था थ्रू अ जीपे, क्लाइंट का कॉल था, एंड उसने बोला कि मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ आपसे बाय करनी है। उसने बोला ओके ग्रेट, 25,000 का है, आप मुझे लिंक भेजो। बोले हाँ मैं गूगल पे करूँ, बोले करो। तभी उसकी स्टाफ ने क्या किया कि गूगल पे बोले कि नंबर भेज दिया। अभी वो सामने वाला फ्रॉड था, साइबर क्रिमिनल था, एंड उसने क्या किया कि उसने पैसे सेंड करने की जगह पे उसने पैसे रिक्वेस्ट किए। अभी ये भी बिजी थी, उसको भी ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो उसने पैसे भेज दिए। उसको ये भी रियलाइज नहीं हुआ कि उसने उसका पिन नंबर डाला है, और जब भी पैसे कटे ना तभी उसको रियलाइज हुआ कि बोले ओह मैंने तो पैसे भेज दिए। सो ये फ्रॉड से कैसे बच सकते हैं, एंड व्हाट काइंड ऑफ अदर फ्रॉड्स जो होते हैं, साइबर क्रिमिनल होते हैं, उससे हम कैसे बच सकते हैं? सो इसमें दो तीन चीज़ें बहुत जानकारी होनी चाहिए जिसके बारे में। पहले तो किसी के भी साथ आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो उस कंपनी या व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ऐसे ही कोई अनजान व्यक्ति व्हाट्सएप ग्रुप पे मिला या सोशल मीडिया पे मिला, या आपने कहाँ पे एडवर्टाइज देखा उनका सोशल मीडिया पे, तो आप वहाँ पे जाके कुछ भी परचेस ना करना, पहली बात तो। दूसरी बात है, मोस्टली मैंने देखा है कि ये जो साइबर क्राइम्स होते हैं वो क्यूआर कोड के साथ होते हैं। राइट। तो जो क्यूआर कोड जो होता है वो हमेशा पैसे देने के लिए यूज़ होता है, लेने के लिए नहीं। तो बहुत बार जैसे आपने एक केस बताया, वैसे बहुत सारी केसेस आती है जहाँ पे लोगों को बताया जाता है कि आपको मैं पैसा देना चाहता हूँ, रिफंड देना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पे स्कैन कीजिए। तो जैसे एक अभी इंस्टेंस हुआ था मेरे नेटवर्क में, जिन्होंने कुछ खजूर बेचते, उनका बिजनेस है, तो उन्होंने कुछ तो देखा ऑनलाइन कि उनको एक रिस्ट वॉच मिल रहा है जो 500 रुपये में मिल रहा है, जिसका प्राइस है 5,000 रुपया। तो उन्होंने वहाँ पे उस व्यक्ति से कांटेक्ट किया, उनको पेमेंट किया 500 रुपया। तो वो व्यक्ति ने बोला कि आपके लोकेशन पे हम लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो आपको हम रिफ़ंड देना चाहते हैं, तो मैं आपको एक क्यूआर कोड भेजता हूँ, उसको स्कैन कीजिए तो आपको रिफ़ंड मिल जाएगा। तो इन्होंने जैसे स्कैन किया वैसे उनका 30,000 रुपये डिडक्ट हो गए। तो उनको ये नहीं पता चला कि क्यूआर कोड जो रहता है वो हमेशा पैसे देने के लिए होता है, लेने के लिए नहीं। तो इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। दूसरा है कि कोई भी अगर लिंक आता है या कोई भी आपको एडवर्टाइज आता है तो उसके ऊपर तुरंत भरोसा ना रखिए। तो क्या होता है, बहुत बार ये जो लिंक्स रहती है ये शॉर्ट लिंक रहती है, जैसे bit.ly और ऐसे। तो ये जो लिंक्स रहती है इसको आपको बड़ी लिंक में कन्वर्ट करके देखना चाहिए कि एक्चुअली कहाँ पे जा रहा है, ये कौन सा बड़ा यूआरएल है जो मुझे दिख नहीं रहा है। तो उसके लिए unshorten.it करके एक वेबसाइट है, और ऐसी बहुत सारी अनशॉर्टन की वेबसाइट्स है जहाँ पे जाके आप वो यूआरएल को डाल सकते हो, और उसके ऊपर आप जैसे सबमिट करोगे तो आपको एक लेंदी यूआरएल मिलेगा जो डेस्टिनेशन यूआरएल है, जहाँ पे आप नेविगेट होगे उस लिंक पे क्लिक मार के। तो आपको ये देखना चाहिए कि वो यूआरएल जेन्युइन है या नहीं है।
अभी कभी भी आप कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो आपको ये भी देखना चाहिए कि वो कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है। जैसे आप मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के वेबसाइट पे जा सकते हो इंडिया में हो तो, और हर एक कंट्री का अलग अलग ऐसे ही साइट रहेगा जहाँ पे जाके आप कोई भी कंपनी का नाम ढूंढ सकते हो और आप देख सकते हो कि वो कंपनी एक्टिव है या नहीं है। अगर वो कंपनी एक्टिव है तो इज इट अलाउड टू डू फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, तो वो भी आप चेक कर सकते हो। उसका हेल्प डेस्क कौन है उनके साथ भी आप कांटेक्ट कर सकते हो कि मुझे ऐसा ऐसा लिंक आया है कि जिसके द्वारा कोई व्यक्ति मुझसे बोल रहा है कि आप इस यहाँ पे पेमेंट कीजिए और ये वस्तु आपको मिल जाएगी। तो आप ऐसे कुछ चीज़ें वेरीफाई कर सकते हो और उसके बाद ही आप एक्शन ले सकते हो। जनरली ऐसा नहीं होता कि 1 लाख रुपए का कोई चीज़ है वो आपको 10,000 में ऑनलाइन मिल रहा है, ऐसा नहीं होता। तो आपको सतर्क रहना चाहिए कि ऐसे हम लोग इतने तो लकी नहीं है। हाँ एब्सोल्युटली। तो हमेशा इस चीज़ों पे डाउट लेना चाहिए। पर वही और- इशू है ना अपना, अपन क्या हो जाता है कि अपन को 1 लाख की चीज 10,000 में मिलती है ना, अभी चाहिए और ये ले ले चला जाएगा, दैट इज द इशू दैट वी फेस। अपन ये नहीं सोचते कि 1 लाख की चीज 10,000 में मिल के रही, करेक्ट। एंड हियर्स वेयर द स्कैम कम्स अक्रॉस और वो तुम्हारे को पकड़ लेता है। आप अगर साइबर क्राइम्स देखोगे तो बहुत सारे साइबर क्राइम जो रहते हैं वो साइकोलॉजी को स्टडी करते हैं। तो आप में फियर, एंगर या फिर आपका आपका ग्रीड को जगाया जाता है और आपको सडनली कोई एक्शन के लिए प्रवृत्त किया जाता है। मीन्स आपको बताया जाता है कि एक्शन ले लो, नहीं तो अभी अगर आप नहीं लोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा। अभी कुछ महीनों पहले जो साइबर स्कैम चालू था भारत में, वहाँ पे बहुत सारे लोगों को एसएमएस या व्हाट्सएप आ रहे थे कि आपका एमएसीबी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का जो बिल है वो पेंडिंग है, अगर आप आज भरोगे नहीं इस लिंक पे क्लिक मार के, और लिंक भी आता था, अगर आप लिंक पे क्लिक मार के अगर आज पेमेंट नहीं करोगे तो आपका लाइट मीटर आज शाम को कट जाएगा। तो बहुत सारे लोग डर के तुरंत बिना सोचे कि मैंने लाइट बिल भरा या मेरे फैमिली मेंबर ने भरा है कि नहीं, उन्होंने क्लिक मारा और वहाँ पे 5,000 10,000 वॉटेवर जो भी बिल था वो भर दिया। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा एक दोस्त है जो आईटी मैनेजर है एक बड़ी कंपनी में, जो फ्लाइट पकड़ रहा था मुंबई से, वो कहाँ पे तो जा रहा था, तो उसको भी वो एसएमएस आया और उसने सोचा भी नहीं कि 5,700 रुपया मैं क्यों पे करूँगा। उसने क्लिक मारा और उसने पेमेंट कर दिया। और उसके बाद मैंने मैं सेफकॉम और बहुत सारी एनजीओस के साथ जुड़ा हुआ हूँ, उनके साथ काम कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस स्प्रेड करता हूँ। तो हम साइबर सेफ्टी में भी बहुत सारे काम करते हैं। तो उनके द्वारा हमने कुछ बैनर्स बनाए और बहुत सारे जगह पे उसको सर्कुलेट किया, तो उसको भी मिला वो बैनर, मेरे नेटवर्क में है, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में है, तो उनको मिला। तो उन्होंने तुरंत मुझे फोन किया, अरे यार 1 घंटा पहले आता था तो अच्छा था, मैंने 5,000 बच जाते हैं। मेरे 5,000 बच जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारी साइकोलॉजिकल चीज़ें यूज़ की जाती है। आपके मन में कोई डर पैदा किया जाता है कि अगर आपने आज नहीं पेमेंट किया तो आपका लाइट मीटर कट जाएगा। जी। तो व्यक्ति क्या होता है कि हमारे फैमिली को परेशानी ना हो तो तुरंत एक्शन ले लेता है। हाँ। तो बहुत बार हम लोग जेन्युइनिटी चेक नहीं करते और तुरंत डिसीजन लेते हैं और उसके वजह से हम लोग साइबर क्राइम्स के विक्टिम हो जाते हैं। जी। तो मैंने एक फ्रेमवर्क भी इन्वेंट किया है, BDSLCC है, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन। तो ये मेरा डॉक्टरेट का सब्जेक्ट था। आई डिड डॉक्टरेट इन दिस सब्जेक्ट फ्रॉम SSBM जिनीवा स्विट्जरलैंड। तो उसके बारे में एक बुक है जो अवेलेबल है अमेजोन किंडल ई बुक एंड पेपर कलर प्रिंट ऑल्सो। सो बहुत सारी जगह पे जो विक्टिम्स रहते हैं वो जेन्युइनिटी चेक नहीं करते कि ये मैसेज कहाँ से आया है या ये ईमेल कहाँ से आया है या कोई वॉइस भी अगर कॉल आता है तो कहाँ से आया, और उसके वजह से वो विक्टिम हो जाते हैं। तो आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए। और बहुत बार मैंने देखा है कि अपने पहचान में अगर आप सोचोगे तो बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे क्राइम्स हो चुके हैं, लेकिन कितने लोग हैं जो पुलिस स्टेशन गए? आई थिंक हम जाने से ज्यादा डरते हैं कंपैरेटिवली टू, भले भाई पैसे जाने से पुलिस के पास नहीं जाना है, बट आई थिंक दे शुड Correct. तो जो स्टैटिस्टिक्स है वो ज़्यादा अच्छे से अवेलेबल नहीं है। मैंने रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स में एक आर्टिकल पे ऑथर किया था उस आर्टिकल को। तो उसमें प्रजा रिपोर्ट के बारे में है, जिसका हम लोग लिंक इसके वीडियो के साथ लोगों के लिए शेयर करेंगे। तो उसमें जो स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल थे तो कुछ 100 केसेस थे मुंबई के। तो इतने केसेस तो मुझे लगता है दिन के होते रहेंगे। आई एम प्रीटी श्योर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो डर के मारे पुलिस के पास जाते नहीं, या उनको लगता है 5-10 हज़ार का ही तो क्राइम था। लेकिन ये नहीं सोचते कि 5-10 हज़ार के क्राइम करते करते ये लोग कुछ लाख रुपयों के भी क्राइम्स करते हैं। जैसे मैं आपके साथ बिफोर द पॉडकास्ट आई वाज टॉकिंग टू यू कि एक केस अभी रिसेंटली हुआ है। एक डॉक्टर है, बड़े डॉक्टर है, नामी डॉक्टर है, उन्होंने उनका नाम सीक्रेट रखने बोला है, लेकिन उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया जो क्रिप्टो करेंसी
के ट्रेडिंग के बारे में था। हाँ, वो तो उनको काफी एप्स का आई थिंक इनफैक्ट 2 दिन पहले मुझे भी शायद आया था इसका। मुझे भी ऐड किया गया राइट या तो उसमें कुछ जेन्युइन प्रोफाइल्स थे लोगों के, और उनके कुछ सोशल मीडिया प्रोफाइल्स भी थे। जैसे वो लोग बहुत बड़े लोग हैं जो बिजनेस में काफ़ी माहिर है और आगे गए, तो उन्होंने वहाँ पे कुछ लोगों को ऐड किया और उनको ब्रेन वॉश किया कि देखो, क्रिप्टो करेंसी में अगर आप आज 10,000 रुपये इन्वेस्ट करोगे, ये मोबाइल ऐप आप इंस्टॉल कीजिए, और 10,000 इन्वेस्ट करोगे तो 2-4 दिन के बाद आपको 20,000 भी मिल सकते हो। तो ये डॉक्टर जो थे उन्होंने वहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किए, उनको तुरंत 20,000 रुपये मिले 4 दिन के बाद। तो उन्होंने वो विड्रॉ भी नहीं किए क्योंकि उनका काफ़ी अच्छा नाम है। अभी उसके बाद क्या हुआ, कुछ दिनों बाद उनको और ललचाया गया और उनको बताया गया कि आप 60 लाख रुपया डालो तो आपको ना कुछ करोड़ रुपए मिलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे कुछ ट्रांजैक्शंस किए जैसा उन्होंने बताया, और उसके बाद अचानक वो ऐप बंद हो गया उनके लिए, और वो प्रोफाइल्स भी गायब हो गई। तो कोई उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है वो नंबर पे अगर वो कांटेक्ट कर रहे हैं। तो उनको पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो चुका है। तो उनको मैंने बताया कि आप जाइए पुलिस के पास, एफआईआर रजिस्टर कीजिए। तो वो बोल रहे थे कि बहुत सारे डॉक्यूमेंट जो पुलिस मांगती है, जैसे आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका आईटी रिटर्न्स, तो उस झंझट से बचने के लिए, और वो बहुत बिजी शेड्यूल में थे तो वो शायद नहीं जाएंगे। लेकिन मैंने उनको गाइड किया कि आप cybercrime.gov.in, जो अपना भारत देश में जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप अपना कंप्लेंट रजिस्टर कीजिए, आपको एक एफआईआर आईडी मिलेगा, उसका फॉलोअप भी मिलेगा। या फिर 1930 हेल्पलाइन है भारत का, जहाँ पे आप कॉल करके भी आपका एफआईआर रजिस्टर कर सकते हैं। साइबर क्राइम्स को आप बढ़ाया मत कीजिए, क्योंकि आप अगर चुप बैठेंगे तो गवर्नमेंट के पास उसके अगेंस्ट स्टैटिस्टिक नहीं रहेंगे, और कैसे कलेक्टिव एक्शन नहीं ले सकती गवर्नमेंट। जब तक बहुत सारे लाखों लोगों की अगर कंप्लेंट आएंगी तो गवर्नमेंट एक बहुत ही स्ट्रिक्ट कानून बनाएगा या स्ट्रिक्टनेस लाएगा सिस्टम में, और वहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा कि जैसे क्राइम ना हो, साइबर क्राइम्स ना हो। तो उसके लिए आपका साथ भी बहुत ज़रूरी है। सिर्फ हम मेरा 5,000 चला गया, 10,000 चला गया, चलता है, इट्स ओके, ऐसे ना कीजिए। आप हमेशा जाके अपना एफआईआर रजिस्टर कीजिए, गवर्नमेंट के पास डेटा आने दीजिए, सो एज वो वहाँ पे कलेक्टिव एक्शन ले सके। हाँ, एटलीस्ट अगर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम उनके पास शायद सॉल्यूशन ना हो, बट एटलीस्ट उनके पास जो टीम है वो बैठ के कर सकते कि ये सॉल्यूशन हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका ये तो प्रॉब्लम हमारे पास आ गया, इसका सॉल्यूशन हम कैसे कर सकते हैं। दे कैन कम विद प्रिवेंटिव मेजर्स कि हाँ अभी ये हमारे पास है, तो अगर नेक्स्ट केस ये आया तो हम ये सारी चीज़ें करेंगे। तो डेफिनेटली आई थिंक ये करना ज़रूरी है। एज इंडिया डिजिटली भी इतना ग्रो हो रहा है एज ऑफ राइट ना, आई थिंक बहुत बार ऐसा हो जा रहा था कि हम ऑलमोस्ट 10 साल पीछे चल रहे थे अमेरिका या यूके से, बट जो रफ्तार पकड़ा है इंडिया ने एज ऑफ राइट नाउ, आई थिंक कैचअप करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पर इसमें इशू भी क्या आ जाएगा पता है, कि डिजिटली हम लोग उतने स्पीड से ग्रो होंगे, बट अगर हमारे पास उसके जो रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे और उसके साथ हम डील नहीं कर पाएंगे, तो देन दैट विल बी मच मोर ऑफ अ ग्रेटर रिस्क। एंड ये रिस्क पता है मोस्टली किसको रहेगा, मे बी शायद बहुत कम परसेंटेज वाले हायर पेड वाले रहेंगे, जैसे आपने वो डॉक्टर की जिक्र किया, वो कम रहेगा और उनको शायद 50-60 लाख गए उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपैरेटिवली टू द पर्सन जो थोड़ा कम कमा रहा है, जिसकी पगार 40-50 हज़ार रुपये, और अगर उसके अकाउंट से 50,000 या 1 लाख निकल जाता है तो उसके लिए तो ऐसा हो जाएगा कि नेक्स्ट महीने वो कैसे जिएगा, ऐसा हो जाता है। तो इसके लिए आई थिंक जितना ज़्यादा हो, बी वेरी केयरफुल, कोशिश करो कि जितना ज़्यादा आप पुलिस के पास जा सको। जैसे सर ने बताया बहुत सारी लिंक्स है, नंबर्स है, उसके ऊपर आप वो करो, अननोन लिंक्स को क्लिक ना करो, shorten.it यूज़ करो कि कौन सी ये लिंक है, कहाँ से आई है, आपके फ्रेंड से बात करो। ब्रिंगिंग मी टू अ टॉपिक कि जैसे हमने अभी रिसेंटली बात की है तो गूगल पे हो गया, अभी रिसेंटली ऐसा भी हुआ है कि जनरेटिव एआई काफ़ी तगड़ा हो गया है। एक मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, वेयर एक लेडी को फ़ोन कॉल आया, व्हाट्सएप कॉल आया, ओके, और उसमें भी इट वाज अ वीडियो कॉल जिसके अंदर उसकी बेटी थी, और उसकी बेटी ने उसको बोला, अरे मैं ना मम्मी यहाँ अटक गई हूँ और मुझे ना 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, तो है ना मेरे पास ना मेरा डेबिट कार्ड नहीं है, ये अकाउंट में तू 5,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दे। अभी वो ऑफकोर्स माँ है, अटक गई है, पैसे चाहिए, उसने जेन्युइन रीज़न चाहिए कि 5,000 क्यों चाहिए, तो उसने क्या किया, रखा फ़ोन और ट्रांसफ़र कर दिया। नेक्स्ट मिनट तो उसकी सब हुआ, उसकी बेटी का फिर कॉल आया, बोले अच्छा बेटा देखो 5,000 मिल गए, बोले कौन से 5,000, बोले मैंने तो तुझे कॉल ही नहीं किया है। एंड शी वॉज बॉगल्ड
कि ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि उसने देखा, उसकी बेटी को देखा, उसकी आवाज़, एक माँ अपनी बेटी को तो पहचान ही पाएगी। सो ये कैसे, ये चीज़ के लिए अपन क्या कर सकते हैं, एंड व्हाट इज दिस थिंग? ओके, तो अभी हम लोग एआई से भी आगे गए, हाँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भी थोड़े 2 कदम आगे चले गए टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, जिसको जनरेटिव एआई कहा जाता है। हाँ। जैसे कबीर जी, आपको मैं बोलूँ आप आंखें बंद करो हाँ। और मुझे सुनो, और ओके। आप इमेजिन करो कि मैं जो बोल रहा हूँ। हम्म। चलो, कबीर जी अभी गोवा में लैंड हो चुके हैं और वो बीच की ओहो। तरफ जा रहे हैं, और एक ठंडी हवा आ रही है, और आपकी पसंदीदा एक्ट्रेस कौन है? कैटरीना नो, कैटरीना प्रियंका चोपड़ा। प्रियंका ओके, तो प्रियंका चोपड़ा वहाँ पे आपको रिसीव करने आई है, ओहो। और आपके लिए कुछ कोल्ड ड्रिंक के ग्लासेस लेके आ रही है। ओके। ओके, अभी आंखें खोलो, ज्यादा मत भूल जाओ। तो अभी ये एग्जाम्पल दे रहा था मैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता चले सरल भाषा में कि जनरेटिव एआई क्या होता है। तो जैसे मैंने आपको ऑडियो इनपुट दिया, हाँ। तो आपको उसको आपने विजुअलाइज किया और आपने उसको महसूस किया कि ऐसे हो रहा है, जी। तो आपने वीडियो में उसको कन्वर्ट कर दिया। ओके। तो जनरेटिव एआई का जो लॉजिक है, वो 2 कदम एआई के आगे जाके क्या करता है कि जनरेट करता है चीज़ें। जैसे उसको इनपुट देंगे आप, टेक्स्ट, वीडियो या फिर ऑडियो, और उसको इस्तेमाल करके वो आइदर वीडियो, ऑडियो या टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, हम्म। और बहुत सारी चीज़ें कर सकता है। सिर्फ एक टेक्स्ट, वीडियो और कंटेंट के रिलेटेड नहीं, बहुत सारी और भी चीज़ें कर सकता है। तो इसका ही एक यूज केस है डीप फेक, जैसे जहाँ पे वीडियो बनाए जाते हैं, जैसे हम लोग अभी दिख रहे हैं बहुत सारे लोगों को, तो शायद डीप फेक में बनाएंगे तो और स्मार्ट और अच्छे दिखेंगे, हाँ। क्योंकि वो इतना टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रहा है कि पहचानना भी मुश्किल होगा कि ये रियल पॉडकास्ट चल रहा है या फिर कोई डीप फेक वाले व्यक्ति बैठे हुए हैं, डिजिटल व्यक्ति बैठे हुए हैं। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, इसका अभी बहुत जगह पे आविष्कार बहुत आगे जा रहा है, और इसके वजह से क्या हो रहा है कि बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स भी, जिनको स्पॉन्सरशिप शायद मिलती रहेगी, स्टेट स्पॉन्सर्ड साइबर क्रिमिनल जैसे हम लोगों ने बात की, तो वो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करके और तरह के साइबर क्राइम्स कर रहे हैं। जैसा कि आपने एक केस बताया, ऐसे बहुत सारे केसेस हो रहे हैं जहाँ पे किसी को फ़ोन आता है और जो व्यक्ति फ़ोन कर रहा है उसका आवाज़ डब किया जाता है इस टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो उसके लिए क्या लगता है कि उसके लिए उसका कुछ सैंपल्स लगता है वॉइस का, ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली एक वॉइस कॉल आ गया। तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्टडी रहता है, बहुत सारे इनपुट्स उस लॉजिक के लगते हैं। जैसे हम लोग बात कर रहे हैं हमारे पॉडकास्ट से, सपोज किसी ने आवाज़ रिकॉर्ड किया और उसके बाद शेखर पवार कैसे बोल रहे हैं वो उसने अगर डब किया, और उसके बाद कुछ सेंटेंस बना के किसी को कॉल किया, तो लगेगा कि शेखर पवार ही बात कर रहा है फ़ोन पे। ओके। तो इसे कहा जाता है जनरेटिव एआई। ओके। और इससे बचने के तरीके बहुत कम है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है। फिर भी बहुत सारी जगह पे क्या हो रहा है, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स में ये अटैक 4-5 साल से चल रहा है, जी। जितनी मेरी जानकारी है। तो वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स बच्चों के साथ एक कोड रखते हैं, सेफ कोड। जैसे हम लोग बोलते हैं खुल जा सिम सिम, वैसे कुछ सेफ कोड रखते हैं, और जब भी कभी कॉल आता है और उनको कुछ डाउट होता है तो वो ऐसे पूछते हैं आजकल कि वो अपना सेफ कोड क्या है बेटा, बताओगे? तो हैकर वहाँ पे उसका टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर पाता है। हाँ। या फिर कुछ उल्टे सुल्टे क्वेश्चन पूछते हैं जो सिर्फ उसी व्यक्ति को पता है, कि जो उसके मम्मी के साथ उसने डिस्कस किए थे या फिर उसके पेरेंट्स के साथ डिस्कस किए थे, उनको ही पता है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, उसके बाद ही कोई ट्रांजैक्शन करना है तो करते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, छोटी छोटी चीज़ें, जिसको इस्तेमाल करके इनको अभी अवॉइड किया जा रहा है। जी। शायद आगे चल के ऐसी टेक्नोलॉजी बेहतर हो जाएगी, जैसे टेलीकम्युनिकेशन में बहुत सारा काम होगा, या फिर हमारे मोबाइल पे ऐसा कोई सॉफ्टवेयर रहेगा जो इसको रिकॉग्नाइज करेगा, हाँ, उसकी encryption बारका ही रिकॉग्नाइज करेगा, और उसको पता चलेगा कि ये शेखर पवार बात नहीं कर रहा है, हाँ। या कबीर बात नहीं कर रहा है, हाँ। ये तो कोई तो फ्रॉड बनता ही कॉल है। बनता है, हाँ। तो वहाँ पे कुछ स्पैम दिखा है, जैसे अभी ट्रू कॉलर है, हाँ। वैसे शायद कोई टेक्नोलॉजी अभी बनेगी और उससे शायद वो बहुत ज़्यादा इजीली रिकॉग्नाइज होगा। लेकिन अभी फिलहाल तो ये अभी जैसे आपने बताया इंडिया में अभी ये शायद ट्रायल चल रहा है हैकर्स का, लेकिन ये बहुत जल्दी मार्केट में आगे फ्रॉड्स करेंगे, इसका मुझे पहले से अंदाज़ा है। तो इसके लिए हमें सावधानी रखना बहुत ज़रूरी है। तो और ऐसे सेफ्टी कुछ रहना बहुत जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। सो बेसिकली थोड़ा ध्यान रखो, कोड वर्ड्स जैसे सर ने बताया, इट्स वेरी नाइस। आई थिंक ग्रेट थॉट प्रोसेस के अंदर एक अपन खुल जा सिम सिम ना रखे कुछ और रखे तो बेटर है। खुल जा सिम सिम तो हैकर को भी पता चलेगा। हाँ, वही वो बोले तुक्के में बता दिया, बोले बोल देता शायद अली बाबा की कृपा खुल जाए। सो वेरी ट्रू। सो दैट इज समथिंग, बट कीप अ सीक्रेट कोड, दैट इज अ वेरी गुड आइडिया आई थिंक। या फिर
आई थिंक अनदर वे कुड बी दैट कि शायद आप डायरेक्टली आपके बेटा या बेटी या जिसका भी कॉल आया है उसको कॉल ना करके उसके फ्रेंड को कॉल करके आप उनसे बात कर लो जस्ट टू मेक श्योर दैट दे आर देयर, और कोई एक पर्टिकुलर वे से यू कैन फिगर दिस आउट। आई थिंक द सीक्रेटिव कोड इज डेफिनेटली अ मस्ट Yeah. फॉर एवरीवन। सो ग्रेट, आई थिंक दैट्स अ ग्रेट आइडिया। तो ये तो था पर्सनल हिसाब से। नाउ हाउ मच सिक्योरिटी इज इम्पोर्टेंट व्हेन इट कम्स टू एमएसएमईज। आज के तारीख में अगेन एज डिजिटल ग्रो हो रहा है तो डिजिटल के साथ साथ काफ़ी सारी कंपनीज भी ग्रो हो रही है, काफ़ी सारी स्टार्टअप्स भी चालू हो रहे हैं। आई थिंक इंडिया इज नाउ कॉल्ड अ स्टार्टअप हब बिकॉज जितने इंडिया में स्टार्टअप्स चालू हुए हैं रिसेंटली में, आई डोंट थिंक वो कहीं सालों में नहीं हुआ, स्पेशली आफ्टर द शार्क टैंक। बिकॉज जैसे शार्क टैंक आया सबको स्टार्टअप चालू करना है। आई थिंक 2018 and 19 was the maximum where the startups were coming through India. तो स्टार्टअप्स के लिए और जो एमएसएमईज है उनके लिए साइबर सिक्योरिटी कितना इम्पैक्ट कर सकता है? देखिए, ये जो एमएसएमई है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, इंडिया में इसका डेफिनेशन अलग है। बहुत सारी कंट्रीज में अपना अपना डेफिनेशन और अपना अपना वर्डिंग है। कुछ कंट्रीज इसको बोलती है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, कुछ कंट्रीज इसको बोलती है स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, एसएमबी, एसएमई और एमएसएमई। लेकिन आप अगर देखोगे तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत बड़ा है ग्लोबल इकोनॉमी के लिए। 90% ऑफ द बिजनेसेस दुनिया में स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है। कैन यू बिलीव? 90%। 90%. ओनली 10% आर अदर बिजनेसेस। एंड इनका जो कंट्रीब्यूशन है ग्लोबल इकोनॉमी में वो 55% जीडीपी कंट्रीब्यूशन है। Wow. और 60 to 70% ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आर जनरेटेड बाय दिस कंपनीज। तो एक कंपनीज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको सस्टेन करनी आनी चाहिए। अगर आप कोई कंट्री को लीड कर रहे हो या कहाँ पे भी आप बिजनेस में हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस कंपनीज को सस्टेन करना है, इस कंपनीज को ग्रो करना है, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को फायदा हो रहा है। इसकी एक बहुत बड़ी इकोसिस्टम है। तो जैसे मैंने मेरा डॉक्टरेट किया इस सब्जेक्ट में, बिजनेस डोमेन स्पेसिफिकली साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन, BDSLCCI फ्रेमवर्क जो मैंने इन्वेंट किया है, जो एमएसएमई कंपनीज के लिए है। तो उसमें आप देखोगे बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स शेयर किए गए, जिसमें मैंने करीबन 19 कंट्रीज के टॉप मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ बात किया, उनके साथ इंटरैक्ट किया और उनके प्रॉब्लम जाने। तो अगर आप NCSC का रिपोर्ट देखोगे 2019 का, तो उनके स्टैटिस्टिक के अनुसार 1 out of 2 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस, मीन्स 2 में से 1 स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस साइबर क्रिमिनल्स के विक्टिम बन रहे हैं। तो इतनी 50% साइबर अटैक्स सक्सेसफुल हो रहे हैं लगभग स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के ऊपर। उसके अलावा जो स्मॉल बिजनेसेस है, जो रिलेटिवली स्मॉल है, 43% टारगेटेड साइबर अटैक्स उनके ऊपर हो रहे हैं। ओके। और जो स्मॉल बिजनेसेस बहुत सारी कंट्रीज में साइबर अटैक से गुजरते हैं, 6 महीने में वो बंद हो जाते हैं। 60% ऑफ देम शट डाउन देयर बिजनेस डाउन द टाइम ऑफ 6 मंथ। क्यों ऐसा? Why does क्योंकि that? बहुत सारी कंट्रीज है, जैसे जहाँ पे GDPR एक्ट है या फिर कैलिफोर्निया प्राइवेसी एक्ट है, और इंडिया में भी अभी जैसे DPDP एक्ट है, डिजिटल प्रोटेक्शन प्राइवेसी एक्ट, डेटा प्राइवेसी एक्ट, या सो DPDP एक्ट आया है इंडिया में। तो यहाँ पे जो पेनल्टीज है वो बहुत ज़्यादा है। तो वो भी एक बड़ा रीज़न है कि कंपनीज क्यों बंद हो रही है, क्योंकि उनको जो पेनल्टी लगती है, जैसे अब DPDP एक्ट जो इंडिया में अभी पास हुआ है लास्ट ईयर, तो उसमें 250 करोड़ तक पेनल्टी लग सकती है कंपनी को अगर उनके पास नहीं है ये। तो या उनके पास अगर डेटा प्राइवेसी अगर उन्होंने अच्छे से मेंटेन नहीं किया और उनके हाथ से अगर डेटा लीक हो जाता है, तो ये पेनल्टी उनको लग सकती है 250 करोड़ तक, 10,000 से लेके। अच्छा, तो दैट्स अ मैक्सिमम। ओके। बट बहुत सारी कंपनीज जो छोटी और मध्यम रहती है, जैसे MSME जैसी, तो उनको क्या होता है, वो बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इंप्लीमेंट नहीं करते और वहाँ से ज़्यादा डेटा लीक होता है। तो अगर वो कंपनी विक्टिम हो गई और अगर नज़र में आया कि उनके पास से डेटा लीक हो गया, तो उनको ये पेनल्टी लग सकती है। तो इसके लिए BDSLCCI क्या है कि जिसमें आपको बहुत सारे साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जो आपके बिजनेस के डोमेन के हिसाब से आपको टेलर्ड कंट्रोल्स देते हैं। सो BDSLCCI के रिसर्च के द्वारा मैंने 19 देशों में टॉप मैनेजमेंट ऑफ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज के साथ कम्युनिकेट किया और मैंने जाना कि दे आर फेसिंग 3 मेजर प्रॉब्लम्स। तो पहला प्रॉब्लम है उनके पास पैसा ही नहीं है कि जो एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें हंड्रेड्स ऑफ कंट्रोल्स लगते हैं आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए,
फॉर द साइबर सिक्योरिटी हुआ फॉर द साइबर तो आप सिक्योरिटी। ऐसा नहीं बता रहे हो कि मैं जाके एंटीवायरस खरीद लिया और मेरा काम हो गया? नहीं नहीं, एंटीवायरस इज वन ऑफ द कंट्रोल, ओके। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे डजन्स ऑफ कंट्रोल्स आपको करने पड़ते हैं। एंटीवायरस एक ही कंट्रोल हो गया, टेक्निकल कंट्रोल, ओके। लेकिन साइबर सिक्योरिटी बहुत बड़ा लैंडस्केप है, तो प्रॉपर फ्रेमवर्क है जो फ्रेमवर्क है, आपने इसमें बताया करेक्ट। पूरा, राइट? ओके। तो दूसरा प्रॉब्लम जो टॉप मैनेजमेंट ने मुझे बोला हम्म। कि देखिए हमारे पास टीम ही नहीं है कि जिससे हम लोग साइबर सिक्योरिटी इम्प्लीमेंट करें हमारे यहाँ या मेंटेन करें। और तीसरा प्रॉब्लम है कि व्हाट इज द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, व्हाई शैल आई इन्वेस्ट थाउजेंड्स ऑफ लैक्स ऑफ रुपीज इन इम्प्लीमेंटिंग साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स अवेलेबल इन मार्केट। क्योंकि मैं अगर फाइनेंशियल कंपनी हूँ, मैं अगर फार्मा कंपनी हूँ, मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग हूँ, तो मुझे इससे बिजनेस बेनिफिट क्या मिलेगा, मैं कंट्रोल्स करूंगा तो मैंने बिजनेस डोमेन स्पेसिफिक लिस्ट साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स इम्प्लीमेंटेशन फ्रेमवर्क जो बनाया, वो आपको टेलर्ड कंट्रोल्स देता है आपके बिजनेस के हिसाब से। जैसे आप फार्मा कंपनी हो तो आपके लिए 15 से 40 कंट्रोल जो फार्मा रिलेटेड काम को Okay. प्रोटेक्ट करने के लिए है। ओके। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो तो आपके लिए 15 से 40 कंट्रोल अलग से। तो ऐसे टेलर्ड कंट्रोल्स देता है, और उसको डिप्लॉय करने के लिए हम लोगों ने bdslcci.com करके एक AI/ML ड्रिवन वेबसाइट बनाया, ओके। जहाँ पे जाके कंपनीज रजिस्टर कर सकते हैं। वहाँ पे उनको बहुत सारी चीज़ें, 90% चीज़ें फ्री में मिलती है, टूल्स मिलते हैं, उनको पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिलती है, गाइडलाइंस मिलती है, उनको डेली साइबर अलर्ट, डेली ईमेल नोटिफिकेशन मिलता है, उनको ऑनलाइन एम्प्लॉय साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस ट्रेनिंग मिलती है, और उनको ये सब प्रोवाइड किया जाता है कि वो साइबर सिक्योर रहे ओके। और वो कोई भी डेटा प्राइवेसी एक्ट के लिए कंप्लाई हो जाए, ओके। उनका डेटा प्रोटेक्टेड रहे, उनके मशीन्स प्रोटेक्टेड रहे। साइबर सिक्योरिटी सिर्फ डेटा या इंफॉर्मेशन के लिए लिमिटेड नहीं है। कुछ ऐसे साइबर अटैक्स हो रहे हैं जो आईसीयू इक्विपमेंट ऑफ हॉस्पिटल्स पे हो रहे हैं, और एक केस ऐसी भी हुई थी कि जर्मनी में एक लेडी कुछ महीनों पहले डेथ हो गई उनकी, क्योंकि रैंसमवेयर अटैक वो मशीन तक पहुंचा जो आईसीयू इक्विपमेंट में था, और वहां पे वो आईसीयू इक्विपमेंट बंद हो गया और डॉक्टर उसके ऊपर उपचार नहीं कर सकते, ओके। दे कांट ट्रीट हर, सो वो मर गई। ओके। तो और अभी आप देखोगे कुछ कुछ अटैक्स है जो सीएनसी मशीन जो रहती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, उस तक पहुंचती है और सीएनसी मशीन बंद हो जाती है, ओके। तो उनका पूरा प्रोडक्शन डाउन हो जाता है। तो सीएनसी मशीन हो गया, आईसीयू इक्विपमेंट हो गया, कोई मेडिकल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, या कोई भी वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, उनका जो कंप्यूटराइज सिस्टम रहता है वो हो गया, तो उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, तो उसके बारे में BDSLC से आपको हेल्प करता है। पूरा डिटेल्स आपको मिल सकता है इसके करेक्ट। तो उसको हम लोग मिशन क्रिटिकल एसेट बोलते हैं कंपनीज के, वो भी हम लोग प्रोटेक्ट करते हैं, और डिफेंस इन डेप्थ मैकेनिज्म के हिसाब से हम लोग पूरा कंपनी को भी प्रोटेक्ट करते हैं। ओके। तो इट्स लाइक आप अगर जब भी एक साइबर सिक्योरिटी बात कर रहे हो तो एक जस्ट एंटीवायरस कुड बी ओनली मे बी 1 or 2% ऑफ द फैक्टर जिसके हिसाब से एक कंपनी शुड बी प्रोटेक्टेड। इट्स लाइक शील्ड क्रिएट हो रहा है आपकी कंपनी के अगेंस्ट कि कोई भी अंदर आ ना पाए, और अगर अंदर आ भी गया तो सारा डेटा निकाल ना पाए। तो दैट इज द थिंग दैट यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट। तो ये थॉट प्रोसेस जो आपका था, आपको कैसे आया? लाइक व्हाट मेड यू बिल्ड दिस फ्रेमवर्क कि बोले कि मैं ये चीज़ करूँगा? आपने ये चीज़ की पढ़ाई की है? आपने कैसे इसका डॉक्टरेट किया है? प्लीज़ लेट मी नो मोर अबाउट दैट। तो मैं 2016 जनवरी से मैं ग्रासडीव IT सॉल्यूशंस को लीड कर रहा हूँ। मैं पहले कैपजेमिनी में मैनेजर था, और बाद में मैंने बिजनेस चालू किया। तो हम लोग साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स में पहले से ही काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, और बहुत सारे टेलीकॉम सॉल्यूशंस भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं मार्केट में। तो मैंने बहुत बार देखा कि ग्राउंड लेवल पे जो कंपनीज है, जैसे छोटे मोटे बिजनेस है, तो उनके पास कोई साइबर सिक्योरिटी का कोई फ्रेमवर्क नहीं है। उनको ऐसा मन चाहा कुछ भी डाल दिया, कोई एंटीवायरस डाल दिया, कोई भी पायरेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया, और वो उनका काम चल रहा है। और इवन जो भी वो टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे फोटोशॉप हो गया या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का कोई स्टूडियो हो गया, तो वो लोग ऐसे पायरेटेड ही ढूंढते हैं और उसको इस्तेमाल करते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि इसमें ट्रोजन हॉर्स हो सकता है या इसमें कोई वायरस हो सकता है, तो उसको वो यूज़ करना चालू करते हैं, और वो हैकर तुरंत उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता, लेकिन डाउन द टाइम एक दिन सब कुछ ठप हो जाता है, फिर उनको मशीन फॉर्मेट करना पड़ता है। डेटा तो चला गया, तब तक डेटा प्राइवेसी एक्ट नहीं था, अभी डेटा DPDP एक्ट है, तो अभी शायद फाइन लगेगा उनको अगर उन्होंने साइबर सिक्योरिटी प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं किया। तो मैं जानता था कि जेन्युइनली कि ग्राउंड लेवल पे क्या हो रहा है, तो मैं कुछ चाहता था कि कुछ सोल्यूशन स्ट्रक्चर्ड वे से दिया जाए जिसको मैं प्रूव करूँ मार्केट में। तो मैंने जब ये रिसर्च किया, तो मेरा थीसिस भी अवेलेबल है और ऑनलाइन आप ढूंढेंगे तो, और उसके अलावा इसके रिसर्च पेपर्स भी पब्लिश हो चुके हैं इंटरनेशनल लेवल पे, जैसे एल्सवेयर में। और अभी जो रिसेंटली एक बुक पब्लिश हुआ है
जिसके लिए मुझे 16 मंथ्स का एफर्ट्स लगा एक चैप्टर लिखने के लिए, ओके क्योंकि ये इमरान पब्लिशिंग का एक बुक है स्मार्ट एनालिटिक्स के ऊपर, एंड हाउ ग्लोबल डिजिटलाइज इकोनॉमी कैन बी बूस्ट. सो अबाउट दैट दिस बुक इज अबाउट, एंड दिस बुक is available in all the public libraries from Canada, USA, Singapore, and Australia. वाह And this book has one chapter of my research, ओके and it is a very good book about latest researchers. Okay, so basic latest cybersecurity trends जो है या how you can be safe from it, it's all in that particular book. Correct. And apart from it, there are other scientists and inventors as well जो लोगों ने उनके बारे में लिखा है. Correct. Okay, great. और उसके अलावा ये जो बुक है, ये जो बुक्स हम लोग लिखे हैं वो क्यों लिखे हैं? क्योंकि लोगों के पास इसका ज्ञान चला जाए, लोगों को पता चले. अगर एक कोई साधारण छोटी सी कंपनी है जिनके पास 2 कंप्यूटर है, तो उनके लिए भी हम लोगों ने BDSLCCI फ्रेमवर्क दिया है, अच्छा, और दे आर वेरी हैप्पी. हाँ. एंड मैंने BDSLCCI फ्रेमवर्क एक कंपनी यूज कर रही है जो मैन्युफैक्चरिंग में है, जो जिनका इसमें टेस्टिमोनी भी है बुक के पहले पन्ने पे. तो उनकी साइज जो है 400 एम्प्लॉयज की है, तो हाँ. वो भी इसको यूज कर रहे हैं. तो BDSLCCI का जो स्केल है वो काफी बड़ा हो रहा है, क्योंकि छोटे से मध्यम उद्योग तक वो सबको अच्छे से Protection साइबर सिक्योरिटी में दे सकते हैं. कंट्रीब्यूट कर रहा है. Okay, so there is a solution आपने बना दिया है ना, आप खाली उसको अलग अलग माध्यमों से लोगों तक पहुंचा रहे हो. एंड आई होप दैट दिस वर्क्स रियली गुड फॉर यू एंड हेल्प्स यू रीच जो टारगेट आप पहुंचना चाह रहे हो. बट कमिंग बैक टू द फैक्टर वेयर जो सेफ्टी रहता है एज व्हेन इट कम्स टू MSMEs और व्हेन इट कम्स टू जनरेटिव AI या डीप फेक, तो ये सारी चीज़ें तो नेवरदलेस कंसिस्टेंटली ग्रो होते रहेंगी, राइट? सो जैसे कि आपने अभी जो फ्रेमवर्क बनाया है, तो हाउ अप टू डेट डज इट स्टे? कि ऐसा कुछ है कि आपको एक सर्टेन टाइम लगता है, अभी जैसे कुछ नया चीज़ आ जाएगा कल उठ के, जैसे ChatGPT आया था, तो ChatGPT इनफैक्ट 17-18 से है, लोगों को शायद पता नहीं होगा. आई थिंक आफ्टर द कोविड इट काइंड ऑफ गॉट वेरी, इफ आई एम करेक्ट 2021 से थोड़ा उन्होंने चालू किया है. लिटरली आपके लिए आधे से ज़्यादा काम कर देता, बट वो भी काफ़ी सारा एनहांस हो गया है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. सो हाउ डज योर फ्रेमवर्क मेक श्योर दैट के जो आपके साथ ज्वाइन होते हैं तो वो हमेशा सेफ रह सकें? हाउ डज दैट वर्क? तो पहली बात तो ये जो फ्रेमवर्क है ये ईयरली चेंज होता है. ओके, तो इसका लास्ट ईयर वर्जन था BDSLCCI 1.0, अभी वर्जन जनवरी से 2.0. Okay. तो जैसे हम लोग 15 to 40 कंट्रोल्स में चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए, तो कंट्रोल्स का पोजीशनिंग और कंट्रोल्स, कुछ कंट्रोल्स को हम लोग निकालते हैं, कुछ कंट्रोल्स को नए ऐड करते हैं, लेकिन हम लोग काउंट कम करना चाहते हैं. तो ये हमेशा चेंज होता है. जैसे साइबर अटैक का ट्रेंड चेंज हो रहा है मार्केट में, वैसे हम लोग BDSLCCI फ्रेमवर्क को चेंज कर रहे हैं. तो ये हमेशा लेटेस्ट ही रहेगा. ओके, दूसरी बात है कि इसमें कुछ टूल्स दिए गए हैं, जैसे एक सिक्योर क्लॉक क्राउलर करके एक टूल है, जो आप डाउनलोड कीजिए, इसमें साइन अप कीजिए फ्री में, आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कीजिए, आपके मशीन्स पे डालिए, आपके मशीन्स को स्कैन करेगा और आपको एक रिपोर्ट मिलेगा कि आपके सभी मशीन साइबर प्रोटेक्टेड है कि नहीं, वहाँ पे एंटीवायरस है कि नहीं, वहाँ पे हार्ड डिस्क का साइज़ क्या है, वहाँ पे कोई मलिशियस एक्टिविटीज़ चालू है क्या, या वहाँ पे कोई विंडोज़ का पैच मिसिंग है क्या, या फिर कौन से साइट्स आपके एम्प्लॉयज़ विजिट करते हैं, आर दोज डेंजरस, आर दोज मलिशियस. तो ये सब का एक रिपोर्ट आपको जनरेट करके मिल जाता है, वो भी फ्री में दे रहे हैं हम लोग. ओह वंडरफुल. तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि MSME के लिए एक ईजी टू यूज़ टूल रहे, जो तुरंत वो लोग डिप्लॉय करें उनके मशीन्स पे, और तुरंत देखें कि हम लोग अभी कहाँ पे है, हमारा साइबर सिक्योरिटी पोस्चर क्या है, इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होने वाला है. क्योंकि बहुत सारे जो अटैक्स होते हैं, जैसे हमने बहुत सारी बातें की पर्सनल साइबर सिक्योरिटी की, तो बहुत सारे साइबर क्राइम जो होते हैं, 90% ऑफ द साइबर क्राइम हैपन्स बिकॉज ऑफ अनअवेयर एम्प्लॉय. क्योंकि जो लोग रहते हैं उनकी गलतियों की वजह से साइबर क्राइम्स होते हैं. जैसे अभी रिसेंटली एक बड़ा साइबर क्राइम हुआ है जिसमें 20,000 लोगों की कंपनी USA में है, और उस कंपनी का एक एम्प्लॉय ने एक फिशिंग लिंक पे क्लिक मारा जो उसको मेल पे आया. उसमें एक ग्रीड था, कुछ उसको अवार्ड मिलने वाला था, कुछ तो मिलने वाला. उसने क्लिक मारा और उसके बाद उसको एडमिन राइट्स था, तो उसने एक मलिशियस वायरस को वहाँ पे इंस्टॉल कर दिया. उसके बाद विदिन 3 आवर्स पूरा कंपनी हैक किया गया हैकर से. इतना जल्दी हैकिंग हो रहा है, इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है कि 3 घंटे के अंदर इतना बड़ा कंपनी को हैक किया गया, और एक बंदे की गलती से. तो आप सोचो कि जो 19,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वो साइबर सिक्योरिटी अवेयर थे, लेकिन उनके अवेयरनेस को एक बंदे की गलती की वजह से पूरा वैनिश हो गया. तो
यही चीज़ें है कि आपको हमेशा सतर्क रहना चाहिए कि आपको कौन से मेल आ रहे हैं, आपको कौन से एसएमएस आ रहे हैं, कौन से व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं, और कहाँ पे भी अनजान लिंक पे क्लिक ना कीजिए, अनजान अटैचमेंट पे क्लिक ना कीजिए। तो ये जो फिशिंग अटैक्स रहते हैं, तो ये ऐसे ही वर्क करते हैं जिसमें आपको ललचाया जाता है, आपको डराया जाता है, आप उसके ऊपर साइकोलॉजिकली आप उस पे तरफ अट्रैक्ट होते हैं और आप क्लिक करते हो। इधर ग्रीड या फियर, ग्रीड या फियर ग्रीड मोस्टली। या फियर, मोस्टली वही दो चीजें जो लोग वो कर सकते हैं। आई थिंक ग्रीड से भी ज्यादा शायद लोगों को डराया ज्यादा जाता है कंपैरेटिवली, कि अगर आपने ये नहीं किया तो ये हो जाएगा। लाइक अपन ने रिसेंटली बात की कि एक पढ़ा लिखा आईटी सेक्टर वाला बंदा भी उसको ये ध्यान नहीं रहा, बिकॉज उसको ऐसा लगा कि अरे हाँ मैं पे कर दूँ। सो ये सारी चीज़ों को हाउ डू वी मेक श्योर कि ये सारी चीज़ें जो कंसिस्टेंटली, ऑफकोर्स अपन ने बात किया कि बी वेरी केयरफुल, सतर्क रहना है, कोई भी मलिशियस एक्टिविटी पे क्लिक नहीं करना है। समझो कि ये हो गया, व्हाट्स द नेक्स्ट स्टेप, हाउ टू रिकवर फ्रॉम दैट? अभी ऑफकोर्स एक छोटी कंपनी तो चलो सही है, बड़ी कंपनी तो चलो सही है, पर छोटी कंपनी अपने आप को कैसे वो कर सकती है? तो ये जो BDSLCCI फ्रेमवर्क है, इसमें हम लोगों ने गवर्नेंस लेयर भी डाला हुआ है। इसमें बहुत सारे लेयर्स हैं, डिफेंस इन डेप्थ मैकेनिज्म है, जिसमें डेटा सिक्योरिटी लेयर, एप्लीकेशन लेयर, होस्ट लेयर, उसके बाद आता है नेटवर्क लेयर, उसके बाद आता है ह्यूमन सिक्योरिटी लेयर, फिजिकल लेयर और गवर्नेंस लेयर। तो गवर्नेंस लेयर के अंडर डिजास्टर रिकवरी एंड बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी आता है, और इंसिडेंट रिस्पॉन्स आप कैसे करें, तो उसके बारे में भी जानकारी है। तो उसमें हम लोग कुछ पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स फ्री में हमारे पोर्टल से दे रहे हैं, जिसमें जाके आप देख सकते हो कि कौन से तरीके से इंसिडेंट हो सकते हैं आपके साथ, तो और वो इंसिडेंट्स को कैसे रिस्पॉन्ड किया जाए, कहाँ पे उसको रिपोर्ट किया जाए, उसकी जानकारी आपको BDSLCCI देता है। उसके अलावा कभी कोई अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया या कोई बाढ़ आ गई, तो उससे उसके बाद आपका बिजनेस चालू रहना चाहिए, तो आपको कौन सी सिक्योरिटी प्रिकॉशंस भी लेनी चाहिए कि आपका डेटा लीक ना हो या फिर आपको कोई बिजनेस में हार्म ना हो, तो उसके बारे में भी इसमें बहुत सारी जानकारी देते हैं। तो ये सब चीज़ें प्रिपेयर फॉर अनसीन जिसे हम लोग कहते हैं साइबर सिक्योरिटी में, तो हमेशा आपको सतर्क रहना चाहिए और आपको प्रिपेयर रहना चाहिए कि किसी एक की गलती से या एक कॉन्फ़िगरेशन अगर फायरवॉल या कोई मशीन पे मिसिंग है, उसके वजह से अगर अटैक हो चुका, तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो उसके लिए भी हम लोग प्रिपेयर्ड रहते हैं। हम लोग हमारे क्लाइंट्स को हमेशा प्रिपेयर्ड रहना बोलते हैं, क्योंकि हो सकता है कि आप आजकल तो माइक्रोसॉफ्ट भी हैक हो गया, तो अगर माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी हैक हो सकती है, तो आप तो इजीली हैक हो सकते हैं। तो आप कैसे अपने आप को बचाए हैकर्स के पास, हैकर्स के सामने, तो इसके लिए BDSLCCI बहुत हेल्प करता है। ओके, सो ग्रेट। आपने अभी रिसेंटली बोला कि माइक्रोसॉफ्ट हैक हो गया। एक रिसेंट इंसिडेंट हमारे साथ हुआ था, लाइक नॉट completely with us, but someone that we collaborate with. तो उन्होंने एक्चुअली परफॉर्मेंस मार्केटिंग रन करते हैं, एंड काफ़ी हायर लेवल पे उनके जो फेसबुक एड्स रन होते हैं। वन फाइन डे ऐसा हो गया कि आउट ऑफ दैट फेसबुक अकाउंट, फेसबुक एड अकाउंट, 4-4.5 लाख रुपए डेबिट हो गए। अभी कॉल आ रहा है रात के 12 बजे, बोले कि 4.5 लाख रुपए माइनस कैसे हुए? बोले इतने का तो ऐड हमने रन नहीं किया है। एजेंसी भी परेशान, ये भी परेशान। फिगर्स आउट कि ये एक अकाउंट नहीं, 40,000 फेसबुक एड्स अकाउंट हैक हो गए थे, जिसके अंदर से लोगों ने वो पर्टिकुलर अकाउंट के थ्रू दे हैड हैक्ड अ क्रिप्टो एड्स, और उन्हें वो क्रिप्टो एड्स रन किए उनके अकाउंट के पैसे से। वो 6 महीने लगे रिकवर करने को, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट फेसबुक। आई मीन इमेजिन कि उसका जो सर्वर सिस्टम है वो कितना पावरफुल होगा, और वो यूएस में ऑलरेडी काफ़ी टाइम से सेटल्ड है। आई थिंक उनके ऊपर काफ़ी सारी बार डेटा प्रोटेक्शन के ऊपर क्वेश्चन भी किया गया कि मैं अगर यहाँ से उठ के वहाँ जाऊँगा तो क्या उसे पता चलता है कि मैं यहाँ से उठ के वहाँ गया। ये काफ़ी सारा ऑनलाइन के ऊपर रिसर्च भी है, एंड इट्स स्कैरी एट द सेम टाइम। जितना AI हमारी ज़िंदगी आसान कर रहा है, उतना डरा भी रहा है कि नेक्स्ट टर्मिनेटर तो नहीं आने वाला है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। मैंने भी वो वीडियो देखा, हाँ, मार्क जुकरबर्ग का। हाँ, वो काफ़ी सारा वर्क हो रहा है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। आपने ना एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही, जो बिकॉज लग रहा है आई थिंक इट्स वेरी पॉपुलर इन इंडिया, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो, बट जैसे आपने बोला कि हम मोस्टली ना क्रैक सॉफ्टवेयर काफ़ी यूज़ करते हैं, पायरेटेड, द वर्ड पायरेटेड कम फ्री ना, हमको तो सब फ्री में चाहिए। एंड आई थिंक 80% मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं जानता हूँ द रीज़न इज आई हैव केम अक्रॉस सो मेनी पीपल जिन लोगों का विंडोज़ जो है 7 हो गया, 10 हो गया, वो ऑलवेज क्रैक्ड वर्जन पे रहता है। कितना डेंजरस है ये? तो ये जो क्रैक वर्जन रहते हैं, इसको
जनरली हम लोग बोलते हैं साइबर सिक्योरिटी की भाषा में, इसको ट्रोजन हॉर्स बोला जाता है। ओके। तो इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बहुत सारे लोगों को पता रहेगा नहीं पता रहेगा। तो एक रोमन स्टोरी है जिसमें एक किला था या एक सिटी थी जिसको कैप्चर करने के लिए एनिमी बाहर थे, और वो 10 साल तक उन्होंने ट्राई किया कि वो किले को जीता जाए, लेकिन वो उसके बावजूद वो किला इतना मजबूत था कि उसके अंदर उनको एंट्री नहीं मिली, 10 साल लगे। तो उनके दिमाग में एक आइडिया आया, उन्होंने क्या किया कि एक लकड़ी का हॉर्स बनाया और उसके अंदर कुछ सैनिक लोगों को अंदर छुपाया, हाँ। और वो सब लोग चले गए। हाँ। तो उसके बाद जो किले के अंदर के जो सैनिक थे उनको लगा कि देखो ये भाग के चले गए, इन्होंने हार मान ली, और देखो देवता ने हमारे लिए एक लकड़ी का हॉर्स रखा है, हाँ। तो इसको हम लोग प्रसाद की तरह अंदर लेते हैं। तो उन्होंने वो लकड़ी का हॉर्स को भीतर ले लिया, और रात को जैसे वो सेलिब्रेशन कर रहे थे, सब लोग ड्रिंक्स ले रहे थे और बाद में मज़ा कर रहे थे, और बाद में सब लोग सो गए। तो उस लकड़ी के जो हॉर्स के अंदर जो एनिमी बैठे थे वो बाहर आ गए और उन्होंने किले के दरवाजे खोल दिए और उसके बाद वो सिटी को या किले को जीता गया। तो ये एक रोमन स्टोरी है, और इसी स्टोरी का जो हॉर्स है उसको लेके ट्रोजन हॉर्स टर्मिनोलॉजी आई। तो ये जो ट्रोजन हॉर्स होता है, एक कोई भी आप सॉफ्टवेयर का वर्जन लीजिए, उसके अंदर आप वायरस को इंटीग्रेट कर सकते हैं, और उस वायरस को आप उस सॉफ्टवेयर को आप कहाँ पे तो सेल करने रखेंगे या फ्री में दे दोगे। तो जैसे कोई बंदा है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैसा नहीं डालना है या एंटीवायरस के लिए पैसा नहीं डालना है, कोई रोब्लॉक्स जैसे गेम्स होते हैं तो उनमें पैसा नहीं डालना है, तो वो क्या करेगा, वहाँ से डाउनलोड करेगा, उसको लगेगा फ्री में मिल रहा है तो ले लो, या फिर $1 में मिल रहा है तो ले लो, और वो जैसे वो क्लिक मारेगा वो सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल होगा और उसके साथ वो मालिशियस कोड भी इंस्टॉल होगा। और वो मालिशियस कोड तुरंत एक्ट नहीं करता, बहुत बार मैंने देखा है, वो कुछ महीनों तक भी ऐसे ही पड़ा रहता है। वो आपको स्टडी करता है, आपके सब जानकारी इकट्ठा करता है, और उसके बाद एक दिन आपका मशीन क्रैक हो जाता है और आपको फिर ब्लैकमेल किया जाता है, आपका फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन चुराया जाता है, आपको आपका कैमरा हैक करके आपके फोटोज निकाले जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे इंटेंशन से वो ट्रोजन हॉर्स बनाया जाता है। तो इसके लिए बहुत सतर्क रहना चाहिए, कोई भी पायरेसी वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना कीजिए, क्योंकि उसके अंदर क्या पड़ा है आपको पता नहीं। आपको लगता है कि वो तो मुझे भगवान ने गिफ्ट दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये स्टोरी से आप कुछ सीखे और कभी भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर के साथ संबंध ना रखें। और दूसरा मैं बोलना चाहूँगा कि क्यों किसी का चीज़ फ्री में यूज़ करने का, जैसे कोई भी चीज़ है उसकी एक वैल्यू रहती है। जैसे हम लोग कभी कैब बुक करते हो, कैब ड्राइवर को कुछ पैसे देते हैं, तो वैसे ही किसी ने अपनी मेहनत से, अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई सॉफ्टवेयर बनाया तो उसको फ्री में यूज़ क्यों करें। आपको अगर बहुत ज़्यादा एंटरप्राइज वर्जन नहीं चाहिए तो आप प्रोफेशनल वर्जन लो, लेकिन आप पैसा देके शान से उसको यूज़ कीजिए। तो हम हमेशा यही कहते हैं कि आप थोड़ा सा इन्वेस्ट कीजिए सॉफ्टवेयर्स के बारे में, क्योंकि आपको पता नहीं आपके यहाँ पे जो पायरेटेड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम्स है, वो आपको क्या सबक सिखाएंगे आगे जाके, कितना आपका इन्फॉर्मेशन ट्रैक कर रही है, कितना स्टील करेंगे। दूसरा एआई वर्जन नहीं बन जाए आपका बाहर जाके। नहीं, वही है, क्योंकि अभी जो प्राइवेसी एक्ट है उसमें भी एक संभावना है कि बहुत सारे कंपनीज को आगे जाके पेनल्टीज भरनी पड़ेगी। तो इसके लिए अभी से सतर्क रहिए और ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल ना करें। एब्सोल्युटली। कमिंग बैक टू द एआई, वेयर डू यू थिंक द एआई इज हेडेड नाउ? लाइक अभी तो आई थिंक अपन काफी लेवल तक पहुंच गए, अभी भी आगे जाने का वो है। जैसे अभी दुबई में रिसेंटली उन लोगों ने एक एआई मेल रोबोट बनाया जो गलत तरीके से एक फीमेल रोबोट बोल रहा हूँ, एक गलत तरीके से फीमेल रिपोर्टर को टच किया। यू अवेयर अबाउट दैट वीडियो? या आई सॉ दैट वीडियो। हाँ। तो इसमें एआई जो है उसमें एक एरिया है रिस्पॉन्सिबल एआई, जिसके बारे में भी BDSLCCI में लिखा हुआ है, और BDSLCCI रिस्पॉन्सिबल एआई को भी प्रमोट करता है, क्योंकि हमारा जो BDSLCCI.com है वो AI/ML को यूज़ कर रहा है, और हम लोग रिस्पॉन्सिबल एआई के कुछ गाइडलाइंस यूज़ कर रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबल एआई क्या होता है, जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने भी अडॉप्ट किया है, उनका जो अभी एआई टेक्नोलॉजी मार्केट में आया उसमें रिस्पॉन्सिबल एआई का इम्प्लीमेंटेशन किया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए जब आप कोई एआई सॉफ्टवेयर बना रहे हो या इंस्टॉल कर रहे हो। तो एआई सॉफ्टवेयर जब बनाया जाता है तो उसमें कुछ डूज एंड डोंट्स दिए जाते हैं, जो 12 प्रिंसिपल्स है, जो अभी थोड़ा लेंदी हो जाएगा अगर उसके बारे में बोलूँगा। तो जो 12 प्रिंसिपल्स होते हैं उसमें इथिकल वैल्यूज को ज़्यादा प्रमोट किया गया। हाँ। तो कोई भी एआई सॉफ्टवेयर कोई ह्यूमन को इंजुरी ना करे, पहली कंडीशन ये होती है। उसके बाद कुछ इथिकल वैल्यूज है, जैसे आपने एक जिक्र किया कि
एक लेडी को उसने टच किया वॉटेवर, तो ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए एआई टेक्नोलॉजी में। तो ये इथिकल वैल्यूज की गाइडलाइंस है रिस्पॉन्सिबल एआई। तो कोई कंपनी अगर रिस्पॉन्सिबल एआई को लेके अगर एआई टेक्नोलॉजी बना रही है तो उसको उसको आप यूज़ कीजिए, ना कि कोई भी आयरे गरे ने बनाया और वो आप यूज़ कर रहे हो, राइट? क्योंकि ये एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर आप केस तो नहीं कर पाओगे क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग नहीं है, और उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं आपके पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ के लिए। तो आपको हमेशा चेक करना चाहिए कि कौन सी गाइडलाइंस यूज़ करके एआई टेक्नोलॉजी बनाई हुई है। ऐसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप लेके अगर इंस्टॉल करोगे एआई के बनाए हुए हैं इसलिए, और उसके बाद आपका ही कोई डेटा चुरा के अगर वो एआई यूज़ करने लगे और कहाँ पे बेचना चालू करे, तो आप ही संकट में आओगे। तो इससे अच्छा है कि आप कौन उसके पीछे है, कौन सी कंपनी है और वो कौन सी इथिकल गाइडलाइंस फॉलो कर रही है, आर दे इम्प्लीमेंटिंग रिस्पॉन्सिबल एआई गाइडलाइंस, तो चेक करना जरूरी है। जरूरी। बट एआई कभी भी ऐसा एज पावरफुल एज ह्यूमन रहेगा? और क्रिएट तो एआई का हमने ही किया है, बट विल इट एवर बी मोर पावरफुल एज अ ह्यूमन कॉम्प्लेक्स ब्रेन? एआई पावरफुल तो रहेगा, जो चीज़ें हम लोग नहीं कर पाएंगे वो शायद वो करेगा, लेकिन उसका कंट्रोल हमेशा ह्यूमन बीइंग के हाथ में होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी आप देखोगे हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ भी बढ़ रहे हैं। राइट, एग्जैक्टली। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग उसको कंट्रोल कैसे करें, उसको कैसे इथिकल वे से यूज़ करें, और कैसे टेक्नोलॉजी किसी अनइथिकल लोगों के हाथ में ना पड़े। तो इसके बारे में बहुत सतर्कता ज़रूरी है। और ज़रूर है कि वो एआई पावरफुल रहेगा। जैसे हम लोगों ने सपोज पहले हम लोग पैदल चलते थे, अभी हम लोग कार इन्वेंट किया तो कार से जा रहे हैं, या कोई मेट्रो ट्रेन से जा रहे हैं। तो मेट्रो ट्रेन बहुत पावरफुल है चलने को इनहेरिट करने के मामले में। मीन्स चलना बंद करके हम लोग बहुत फास्ट कहाँ पे तो पहुंच पाते हैं। वैसे ही एआई एक पावरफुल टेक्नोलॉजी है जिसे हम लोग अगर सुजनता से यूज़ करेंगे तो ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर उसको निगेटिव वे से यूज़ किया तो वो निगेटिव बनेगा, लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल रखना बहुत मुश्किल है। हाँ, एग्जैक्टली। इसके साथ मैं सहमत हूँ। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि नेक्स्ट टाइम, अभी तो हम एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, वॉर एक दूसरे के साथ हो रही है। आपने टर्मिनेटर मूवी देखी है? हाँ, देखिए। तो इट्स अ वॉर अगेंस्ट द मशीन। करेक्ट। सो व्हाट आर द चांसेस दैट वी कैन गो और वी आर गोइंग टुवर्ड्स दैट, कि कहीं ना कहीं ऐसा हो जाएगा कि हम एआई को इसीलिए बना रहे हैं कि हमारा टाइम आसान हो जाए, हमारा काम आसान हो जाए, टाइम बच जाए, पैसे ज़्यादा बने। बट ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि देन he'll start taking over, or we'll have to be fighting against the terminators in the coming years? देखिए, ये हो सकता है अगर कुछ गलत लोगों के हाथ में अगर टेक्नोलॉजी पड़ी तो शायद गलत तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे बहुत सारी जगह पे ड्रोन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। हाँ, राइट। और जिसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए भी अभी कुछ टेक्नोलॉजीज आ रही है जिसमें ड्रोन को भी कैप्चर किया जाता है और पता चलता है कि ये ड्रोन हमारे ऊपर निगरानी रख रहा है, जैसे मिलिट्री के जो एरियाज है वहाँ पे। तो वैसे ही ये एआई तो एक टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके पीछे ब्रेन तो इंसान ही रहेगा, राइट। और उसके ऊपर आपको हमेशा वॉच रखनी पड़ेगी। तो ये हमेशा जो निगेटिव और पॉजिटिव चीज़ें हैं वो हमेशा रहेंगी। जैसे हम लोग मेडिटेशन भी करते हैं तो उसमें जैसे कुछ तांत्रिक क्रिया रहती है, कुछ पॉजिटिव क्रियाएं रहती है, कुछ वाइट लाइट की रहती है, कुछ डार्क साइड रहती है। तो वैसे ही एआई में कुछ चीज़ें निगेटिव रहेंगी, कुछ चीज़ें पॉजिटिव रहेंगी, उसके यूज़ केस रहेंगे। क्योंकि ह्यूमन बीइंग्स अलग है, तो हर एक की साइकोलॉजी के हिसाब से, हर एक के इंटेंशन के हिसाब से उसको तोड़ा मोड़ा जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि एआई राइट लोगों के हाथ में रहे और उसको कुछ गवर्नेंस रहे। जैसे ब्लॉकचेन है तो उसमें बहुत सारे लोग जो बोलते हैं कि ब्लॉकचेन मीन्स क्रिप्टो करेंसी, ऐसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसी इज वन ऑफ द यूज केस ऑफ ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन के बहुत सारे और एडवांटेज है, बहुत सारे अलग अलग यूज केसेस है जिसमें आपका लाइफ बहुत ईजी होता है और बहुत सारी ऑथेंटिसिटी, प्राइवेसी मेंटेन की जाती है। तो बहुत सारे अभी इंडिया में भी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे बैंक्स भी इसको अडॉप्ट कर रहे हैं, जैसे लोन प्रोसेसिंग या बहुत सारी यूज केसेस में, सप्लाई चेन में, हेल्थ केयर में, बहुत सारी जगह पे ब्लॉकचेन यूज किया कर रहे हैं। लेकिन अगर ब्लॉकचेन का एक यूज केस आप देखोगे क्रिप्टो करेंसी, तो उसमें बहुत सारी कंप्लायंस की या फ्रॉड होने की संभावना ज़्यादा होती है, या कंप्लायंस ज़्यादा फॉलो नहीं किया जा सकता। तो उस वजह से उसको रिस्ट्रिक्टेड किया गया है कुछ कंट्रीज में। लेकिन क्रिप्टो करेंसी में आगे अगर गवर्नेंस आएगा, उसमें कंप्लायंस आएगा, तो क्रिप्टो करेंसी विल बी वेरी फैंटास्टिक मॉडल ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शंस। Why is cryptocurrency so banned in India? Is there a particular reason behind that? या सो क्रिप्टो करेंसी में एक तो चीज़ है कि ये जो ब्लॉकचेन का जो लॉजिक रहता है उसमें बहुत सारी चीज़ें जो रहती है वो आप पकड़ में नहीं आती, क्योंकि वो जो रहता है वो नोड का लॉजिक रहता है।
और वो हर एक व्यक्ति को एक आईडी रहता है या उसका एक पासकोड या पासफ्रेज रहता है, तो उससे वो लॉगिन करके उस अपने पर्टिकुलर अकाउंट को एक्सेस करता है। अभी इसमें क्या होता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस होते हैं उसमें कुछ गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ती है, या फिर कोई मनी वाइट है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि उसमें बहुत सारा ब्लैक मनी भी ट्रांजैक्शन में यूज किया जाता है, और क्रिप्टो करेंसी में कंप्लायंस के बहुत सारे क्लॉज है, जिसको लूप होल्स है। तो उसके वजह से उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल है गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि उसमें पता नहीं कि जो आपका पैसा किसको जा रहा है, अगर वो पता नहीं चल रहा है और अगर उसमें कुछ गड़बड़ हो गई तो हु इज रिस्पॉन्सिबल। तो लिमिटेड प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी मॉडल बना सकते हैं हम लोग, जैसे प्राइवेट ब्लॉकचेन आता है और बहुत सारी चीज़ें आती है, जिसमें आपको एक लिमिटेड इन्वायरमेंट में, कंट्रोल इन्वायरमेंट में ब्लॉकचेन का यूज केस करके, अगर आप सपोज एक बैंक की 4 ब्रांचेस है इंडिया में या बाहर, और उनको इंटरनल ट्रांजैक्शन के लिए कुछ ब्लॉकचेन जैसी टेक्नोलॉजी या क्रिप्टो करेंसी जैसी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, तो वो कर सकते हैं। लेकिन पब्लिक के लिए अगर हम लोग ओपन किया तो उसमें टैक्सेस कहाँ से आएंगे, और कभी फ्रॉड हो गया तो पकड़ में कैसे आएंगे, तो बहुत सारी चीजें है। तो इसके लिए क्रिप्टो करेंसी बहुत सारी जगह पे अभी भी बैन है। ओके, कूल। ग्रेट कॉन्वर्सेशंस हैपनिंग। आई होप के हमारे व्यूअर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे, लिसनर्स भी एंजॉय कर रहे होंगे। आर यू ग्लैड? आई एम आल्सो एंजॉयिंग लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। थोड़ा ना डीप बात करते हैं इसके अंदर, बिट टॉपिक विच शायद थोड़ा डिफिकल्ट हो अंडरस्टैंड करने में, कमिंग टू द क्वांटम कंप्यूटिंग। व्हाट इज क्वांटम कंप्यूटिंग एंड हाउ कैन पीपल अडेप्ट टू इट, एंड वेयर इज इट हेडेड फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस? अभी आपको सच में बताऊं तो हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग के लिए रेडी नहीं है। अभी जो एग्जिस्टिंग कंप्यूटर्स है, जो कंपनीज और पर्सनल लेवल पे हम लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको ही हम लोग अच्छे से मेंटेन नहीं कर पा रहे। उसमें ही हम लोग पायरेसी यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर्स में। लेकिन क्वांटम कंप्यूटिंग एक न्यू ईरा आ रहा है और उससे बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, प्रोफेशनल लाइफ में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो इसके बारे में आपको थोड़ा बताता हूँ कि जैसे एक बल्ब चालू है, तो बल्ब आइदर ऑन होता है या ऑफ होता है, राइट? तो उसको हम लोग बोलते हैं 1 और 0। डिजिटल, आपको भी पता है, आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, तो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग इसको डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का एक पार्ट मानते हैं। आइदर 1 रहेगा या 0 रहेगा। लेकिन बल्ब डिम भी हो सकता है, राइट? तो बल्ब डिम रहेगा तो आइदर वो 0 के करीब रहेगा, ऑफ के करीब रहेगा, या कम लाइट देगा, या फिर वो बल्ब थोड़ा लाइट के ज़्यादा करीब रहेगा, तो क्लोज टू 1 रहेगा। तो ये जो बीच वाली पार्ट है, इसको क्वांटम कंप्यूटिंग में या क्वांटम फिजिक्स में मापा जाता है। तो ये कैसे किया जाता है? इसके लिए इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, ये जो पार्टिकल्स रहते हैं एटॉम्स के, उनको, उनके स्पिन्स को कंसिडर करके अलग अलग पोजीशन, जिसको सुपर पोजिशन कहा जाता है, उसमें मैप किया जाता है, और उसके थ्रू कुछ इंफॉर्मेशन या डेटा पुल या पुश किया जाता है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिनारियो है, और इसके लिए अभी बहुत सारी रिसर्च चल रही है कि इसको कैसे अफोर्डेबल बनाया जाए, क्योंकि एक बहुत ज़्यादा कॉस्टली टेक्नोलॉजी रहेगी जो सिर्फ अमीरों के हाथ में रहेगी। और धीरे धीरे जैसे डिजिटल दुनिया में अभी हम लोग देख रहे हैं, स्मार्टफोन्स आ रहे हैं, स्मार्ट कैमराज आ रहे हैं, तो वैसे ही आगे जाके सब कुछ क्वांटम कंप्यूटिंग में आ जाएगा। लेकिन ये जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, इसमें बहुत सारी चीज़ें बहुत फास्ट हो जाएगी, और ये मोस्ट सुटेबल है कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम्स के लिए। सिंपल लॉजिक्स के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग शायद यूज ना करे, रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन जो कॉम्प्लेक्स अल्गोरिदम रहेंगे, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स रहेंगे जिनको सॉल्व करना है, उसके लिए क्वांटम कंप्यूटिंग वेरी वेरी फास्ट। और शायद आगे जाके हमारा जो इंटरनेट है, जो अभी बिट्स बाइट्स पे चलता है, तो आगे जाके क्वांटम कंप्यूटिंग की वजह से बहुत सुपर फास्ट हो जाए, किसे पता। और उसके अलावा बहुत सारे यूज केसेस है, जैसे वेदर मॉनिटरिंग है, कि आपका जो भी बारिश आने वाला है या कोई धूप आने वाली है, तो उसके लिए भी जितने ज़्यादा बारीकी से पैरामीटर स्टडी किए जाएंगे और जितने कॉम्प्लेक्सिटी को स्टडी करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट दिया जाएगा, वो संभव होगा इस क्वांटम कंप्यूटिंग। एक्सट्रीम वेदर एक्सपीरियंसेस होते हैं, ओके, और टॉर्नेडोज हो गया, सुनामी हो गया, और समथिंग लाइक दैट। हाँ, तो इसको बहुत सारी यूज केसेस है, जैसे हेल्थ केयर में इसको यूज किया जाएगा कि सिम्टम स्टडी करके कि लोगों को एक्यूरेट और एकदम केयरफुल डायग्नोस किया जाए और उनको ट्रीट किया जाए। तो ये क्वांटम कंप्यूटिंग सिर्फ अकेले नहीं चलेगा, ये AI ML के साथ, मशीन लर्निंग
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम कंप्यूटिंग, ये तीनों साथ में चल के शायद हमें एक सुपर ह्यूमन बना देंगे आगे के वक्त में। अंडरस्टूड, ओके। बट ये सारा अगेन वी टॉकिंग अबाउट, आप जितना मेरे से ये बात कर रहे हो उतना मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम टर्मिनेटर के एरा में ही जा रहे हैं, बिकॉज अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट द क्वांटम कंप्यूटिंग, अ सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, अ मशीन लर्निंग व्हिच कैन लर्न, जो हर चीज तुम्हारी सीख रहा है, तुम बात कर रहे हो वो सीख रहा है, तुम कैसे बोल रहे हो वो सीख रहा है, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका प्रिडिक्शन कर रहा है कि आपका जो बिहेवियर ट्रेट्स है, कि आपका बिहेवियर ट्रेट्स इस तरीके से आगे जाके ये यही करने वाला है। कहीं वो पता है, वो बहुत सारी मूवीज में बोलते हैं कि हम ये भी सोच सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आप कैसे मरोगे या कैसे जियोगे, कि आप साथ में रहोगे कि नहीं रहोगे, आपका फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहेगा, आप अमीर रहोगे कि आप गरीब रहोगे। वो सारा सब एआई के थ्रू उन लोग, और वो जो एल्गोरिदम्स उन लोग क्रिएट करते हैं उसके थ्रू उन लोग पूरा प्रिडिक्ट कर सकते हैं। स्कैरी स्टफ मैन। या और इसको क्वांटम कंप्यूटिंग को हम लोग निगेटिव वे से भी ले सकते हैं, पॉजिटिव वे से भी ले सकते हैं। एब्सोल्युटली। लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो साइबर सिक्योरिटी में भी कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि ये बात करता है एटॉम लेवल पे। तो इसमें जो प्राइवेट की बनाई जाएगी इंक्रिप्शन लॉजिक के लिए, वो बहुत ज्यादा सिक्योर रहेगी इंक्रिप्शन के हिसाब से आप जो बता रहे हो। तो मुझे लगता है ऑडियंस को थोड़ा एक डेमो देते कि इंक्रिप्शन कैसे होता है। तो मैंने कुछ इन्वॉल्व्स लाए थे, मैं आपके टीम को कुछ बुक्स देना चाहता था। तो मुझे दिमाग में आ रहा है कि कुछ उससे कुछ करते हैं। सो जैसे इंक्रिप्शन के लॉजिक में दो चीजें इंपॉर्टेंट रहती है। एक होता है पब्लिक की, जो कबीर की पब्लिक की उसके हाथ में है और मेरी पब्लिक की मेरे हाथ में है। वैसे ही कंप्यूटर सिस्टम के पास पब्लिक की रहती है और प्राइवेट की रहती है। तो प्राइवेट की के लिए मैं कुछ कीज इस्तेमाल करूंगा मेरे जेब से। ओके, आई हैव फ्यू कीज। सो कबीर, ये आपके लिए। ये आपका प्राइवेट की है और ये मेरा प्राइवेट की है। ओके, तो हम ऐसे, अभी मैं आपको एक डेमो देता हूँ, ये आपको थोड़ा हाइपोथेटिकली अच्छे से बताता हूँ। तो देखिए, पब्लिक की और प्राइवेट की होगी, वो कबीर की पब्लिक की और कबीर की पब्लिक की और प्राइवेट की हो गई। तो ये पब्लिक की और प्राइवेट की साथ में रहेंगे, तो इसके साथ जो डेटा है उसको कबीर रीड कर सकता है या फिर मैं रीड कर सकता हूँ। तो मेरी जो पब्लिक की है वो सबको पता है, दुनिया को पता है कि शेखर पवार की ये पब्लिक की है। वैसे कबीर की पब्लिक की है वो सबको पता है। अभी सपोज ए BDSLCCI का एक डिजिटल कॉपी है जो मैं कबीर को देना चाहता हूँ। तो मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं इसको डालूं मेरे पब्लिक की में, इसको इनक्रिप्ट करूं, ओके, और मैं इसको दे दूं कबीर जी के हाथ में। लेकिन कबीर जी इसको यूज कर पाएंगे? नहीं यूज कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसकी प्राइवेट की मेरे पास है। तो कबीर जी इसको खोल नहीं पाएंगे उनके प्राइवेट की या पब्लिक की से। तो मैं उनको देता हूं मेरी प्राइवेट की, ओके, और तभी वो खोल पाते हो और वो बुक को बाहर निकाल सकते हैं। So I have to use this to bring the book out. Okay. अभी ए हो गया सिमेट्रिक ट्रांसमिशन और सिमेट्रिक इंक्रिप्शन। वापस दीजिए। Okay. ओके, और मेरा की भी दीजिए। से आपको तो इसमें हार्म क्या होता है कि ये जो प्राइवेट की है जो मैं आपको दे रहा हूँ, वो बीच में हैकर हैक कर सकता है और हैकर हैक करके हमारा डेटा चुरा सकता है। जैसे मैं आपको कोई एक जिप फाइल भेजता हूँ जो पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, लेकिन उसका पासवर्ड मैं आपको व्हाट्सएप पे या SMS करता हूँ, और अगर आपका व्हाट्सएप हैक हो गया या SMS हैक हो गया तो आपका जो जिप फाइल है वो इजीली हैकर चुरा सकता है। तो उसका डेटा वो चुरा सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अभी दूसरा डेमो देता हूँ मैं, जिसमें मैं क्या करता हूँ, कबीर जी का पब्लिक की जो सबको पता है वो मैं लेता हूँ, और मैं इसके साथ ये जो डेटा है BDSLCCI का जो डिजिटल कॉपी ऑफ बुक है उसको इनक्रिप्ट करता हूँ और मैं कबीर जी को भेजता हूँ। और कबीर जी आपको इसको खोल पाएंगे या नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उनके पास उनका प्राइवेट की है जो उनके पब्लिक की के साथ चलता है। तो आप अभी वो बुक निकाल सकते हो। अच्छा, ओके, बिकॉज़ आई हैव माय ओन प्राइवेट की। या सो यू कैन ओपन इट। या ओके, सो इसे कहा जाता है असिमेट्रिक इंक्रिप्शन, जिसमें सामने वाला जो व्यक्ति है उसका पब्लिक की के साथ इंटीग्रेट करके हम कुछ चीज़ें इंक्रिप्ट करते हैं और उनको भेजते हैं, तो उनके ही प्राइवेट की से वो ओपन हो जाता है। तो ये बहुत ही इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग जब इंजीनियरिंग कर रहे थे तब ये इतने कॉम्प्लेक्स तरीके से पढ़ाया जाता था कि समझ में नहीं आता था, हम लोग रट्टा मार के पास होते थे। तो अभी जैसे मैं इस फील्ड में काम कर रहा हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है।
तो अभी और एक उदाहरण लेते हैं। अभी ए हो गया एक नॉर्मल की जिसमें 1 और 0 है, जैसे ये कुछ सिंबल्स है जिसको यूज करके ए प्राइवेट की बनता है और ए 0 पकड़ देते हैं। लेकिन अभी हम लोग क्वांटम कंप्यूटिंग में जाएंगे तो उसका जो सुपर पोजिशन है इलेक्ट्रॉन और एटम्स पार्टिकल्स का, तो उसमें आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी जगह पे वो लोकेटेड है सुपर पोजिशन में। तो ए जो की है स्पेशली ए की जिसमें बहुत सारे डॉट्स है, और ये जब मार्केट में आई थी तभी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं था कि अगर की गुम हो जाए तो आपको कहाँ से मिलेगी या डुप्लीकेट की बना सकते हो, तो ऐसा कोई सॉल्यूशन नहीं था। शायद आपका कैमरा मुझे कैप्चर कर रहा है की को। तो ये जो की है इसको हम लोग बोलेंगे क्वांटम की। अगर मैं इसमें इसको यूज करके अगर मैं कोई भी डेटा इनको ट्रांसमिट करता हूँ कबीर जी को, तो ये बिकॉज एक कॉम्प्लेक्स की है, इसको हैक करना बहुत मुश्किल होगा हैकर के लिए। तो क्वांटम कंप्यूटिंग में हम लोग इंक्रिप्शन का जो लॉजिक है उसको बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही मैं बताना चाहता था। To I keep hope it, keep you it safe. Yeah, absolutely. I hope you enjoyed this. No, even I was like, हाँ, okay, that does make a lot of sense. Absolutely. काश ये इतना easily हमको सिखाया गया होता back in time. तो हम तो इंजीनियरिंग में रट्टा मार के पास हो गए। Actually, I'm like, wow, this is amazing. That's how you have explained it. I really hope that you guys enjoyed the explanation जो आपको दिया गया है। आपको I hope कि आपको पसंद आया होगा। मैं आपकी प्राइवेट की आपको वापस दे देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट। ये हो गया अपन बहुत हाई लेवल पे इंक्रिप्शन की लेवल की बात करें। पर्सनल लेवल पे अगर अपन सेव करना चाहे अपने आप को तो अपन कैसे वर्कआउट कर सकते हैं? पहला तो ये है कि आपका जो मोबाइल फोन है वो आपका वर्चुअल होम है। ओके, इस बात को हमेशा याद रखिए। आप कोई भी गेस्ट आपके घर पे आता है तो आप उसको तुरंत बेडरूम में लेके नहीं जाते या किचन में लेके नहीं जाते, उसको वहाँ पे ही रोक देते हो, वहाँ से ही या हॉल तक लेके आते हो, वहाँ पे उनसे बातचीत करते हो और वहाँ से अलविदा कर दो। तो हमेशा याद रखिए कि कौन से ऐप को आपको कौन सी परमिशन देनी चाहिए, वो बहुत ही सावधानी से दीजिए। हम क्या करते हैं, बहुत सारे जो कार बुकिंग ऐप है उसको इंस्टॉल करते हैं, उसको ऑलवेज लोकेशन शेयरिंग देते हैं या कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हो हमारे मोबाइल से, ऐसे परमिशन दे देते हैं। तो एक्सेसिव परमिशन देने की वजह से वो एप्लीकेशन आपका डेटा चुराता है, आपकी लोकेशन हमेशा ट्रैक की जाती है और आपको बाद में कोई भी अगर हैकर ने अगर उसको चुरा लिया या उस कंपनी उस डेटा को बेचे तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ेगा। तो इसके लिए एक्सेसिव परमिशंस को कम से कम दीजिए, ये पहली बात है। या फिर ऑल व्हेन यूजिंग एप्लीकेशन ऐसा एक सेटिंग रहता है कि तभी उस पर्टिकुलर परमिशन को दिया जाता है। जैसे मैं कोई ऐप यूज़ करके यहाँ तक पहुँचा हूँ तो अगर वो कैब बुकिंग ऐप में मैंने व्हाइल यूजिंग दिस एप्लीकेशन लोकेशन इज अलाउड अगर ऐसा परमिशन दिया है तो फिर मैं वो ऐप तभी ट्रैक कर पाएगा जब मैं उस ऐप को यूज़ कर रहा हूँ। राइट। और ऐसे ही आपको क्यों ऐसे ऐप्स को आपको फोटोज को एक्सेस करने की परमिशन देनी चाहिए, क्यों आपके कॉन्टैक्ट्स रीड करने की परमिशन देनी चाहिए, आपको ये हमेशा सोचना चाहिए। उसके अलावा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जिसमें क्या होता है कि जैसे आप नेट बैंकिंग में लॉगिन कर रहे हो तो आपको एक OTP आता है, या फिर आप जीमेल एक्सेस कर रहे हो तो आपको एक OTP आता है, या फिर एक अलर्ट आता है यूट्यूब का आपके मोबाइल पे, उसको आप यस करोगे तो आपका जीमेल ओपन होगा। तो ऐसे सब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन की वजह से आप अटैक सरफेस कम कर रहे हो। हाँ, मैं ऐसे नहीं बोलता कि ये हमेशा आप सिक्योर्ड ही रहोगे, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आपका मोबाइल या दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो भी हैक नहीं हुआ है। तो ऐसा हो सकता है कि हैकर और 2 कदम आगे जाके आपको हैक करे, लेकिन आप अटैक सरफेस कम कर रहे हो, आप इतना वल्नरेबल नहीं हो कि आपको कोई भी आके आपके ऊपर साइबर क्राइम परफॉर्म करे। उसके अलावा जब भी हम लोग पासवर्ड यूज करते हैं तो पासवर्ड ऐसे कंजूसी से यूज करते हैं लोग कि 4 डिजिट 6 डिजिट वो फ्री में अवेलेबल है, आप बिंदास 15 डिजिट 20 डिजिट का यूज कीजिए। क्यों आप उसमें कंजूसी कर रहे हो? और उसके अलावा उसमें वर्ड होना चाहिए, कैरेक्टर ABCD, कैपिटल लेटर्स, स्मॉल लेटर्स, और उसके साथ आपके कुछ स्पेशल कैरेक्टर जैसे हैश हो गया, @ हो गया, एक्सक्लेमेटरी हो गया, वैसे आप कीबोर्ड से ले सकते हो। उसके साथ साथ आप कोई नंबर्स जोड़ सकते हो जिससे वो पासवर्ड कॉम्प्लेक्स होगा। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स पासवर्ड को ब्रेक करना हैकर के लिए बहुत मुश्किल होता है, जो लेंदी हो और जो स्पेशल कैरेक्टर और बहुत सारी चीज़ों के साथ बना हो। हाँ। तो उसको बहुत सारे ब्रूट फोर्स अटैक जिसे हम लोग बोलते हैं, उसमें कुछ ईयर्स निकल जाएंगे उसको हैक करते करते। और मैंने अभी रिसेंटली एक जगह पे मैं गया था वेबिनार में, तो वहाँ पे मैंने पढ़ा कि अगर आप स्पेस कैरेक्टर यूज़ करते हो पासवर्ड में तो कुछ ब्रूट फोर्स अटैक जो टूल्स है वो भी ब्रेक होते हैं, वो पासवर्ड को हैक ही नहीं कर पाते। तो स्पेस कैरेक्टर अगर कोई साइट या एप्लीकेशन आपको अलाउ करता है तो स्पेस कैरेक्टर हमेशा यूज कीजिए पासवर्ड में।
उसके अलावा पासवर्ड को किसी के साथ शेयर ना कीजिए। अभी क्या होता है कि कलीग्स के साथ शेयर कर दिया, वाइफ के साथ शेयर किया गया, बच्चे के साथ शेयर कर दिया, बच्चा भी जाके कोई ऑनलाइन गेम खेल रहा है, वो फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिया। तो पासवर्ड एक गोपनीय चीज़ है, जैसे हमारे टूथब्रश है, राइट? तो टूथब्रश हम लोग फैमिली के साथ शेयर नहीं करते, अपना टूथब्रश हमारे पास रहता है। वी चेंज इट ओकेजनली। हम लोग कुछ समय के बाद टूथब्रश फेंक देते हैं, नया टूथब्रश लेते हैं। वैसे ही आपको 3-3 महीने के बाद, तो एटलीस्ट 3 महीने के बाद आपको पासवर्ड चेंज करना चाहिए। और हर एक चीज़ के लिए अलग अलग पासवर्ड रखिए। बैंकिंग का पासवर्ड सोशल मीडिया में यूज़ ना कीजिए। अगर आप कोई पासवर्ड यूज़ कर रहे हो कोई ऐसी साइट के लिए जहाँ पे आपको कुछ रजिस्ट्रेशन करना है, किसी कोर्स के लिए या किसी चीज़ के लिए, उसके लिए अलग पासवर्ड्स रखिए। क्योंकि क्या होता है, कुछ एक वीक साइट रहती है जो हैक हो जाती है, और उसके जो ईमेल आईडी और पासवर्ड या लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, वो यूज़ करके लोगों के साथ स्कैम होते हैं। क्योंकि उनका पासवर्ड सालों से सेम ही रहता है। कुछ कुछ लोगों का 10-10 सालों से सेम पासवर्ड रहता है, और ईमेल आईडी मिल जाता है तो ऑथेंटिकेशन इजीली हो जाता है और वेबसाइट में अंदर जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए कि आपका पासवर्ड सिक्योर्ड रहे। तो पासवर्ड सिक्योर तो सही है, आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन बताई कि कैसे आप पासवर्ड बना सकते हो, स्पेस डाल सकते हो, स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट आई थिंक आज की तारीख में उन लोगों ने इंपॉर्टेंट भी कर दिया है कि लेटर कैपिटल होना चाहिए, नंबर्स होना चाहिए, मिक्स होना चाहिए, या स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। मसला पता है इधर क्या आता है, इसे याद रखने का, तभी उसका सोल्यूशन भी बता दो। सो सपोज एक बुक है, अभी कोई एक बुजुर्ग व्यक्ति है जिनको याद नहीं रहता कि उन्होंने क्या पासवर्ड रखा है, या कोई यंग भी हो सकता है हमारी जैसे, हमें भी याद नहीं रहता। तो कोई भी ऐसा बुक लीजिए और कोई भी उसका पन्ना लीजिए। जैसे अभी 165 पेज पे मैं हूँ, और मैं हमेशा याद रखूंगा सपोज कि 4th लाइन जो बुक की है उसका पहला 2 वर्ड्स मैं पिकअप करूंगा। ओके, जैसे यहाँ पे लिखा है वेरी लिस्ट, तो वेरी लिस्ट को मैं लूँगा, और जो स्पेस है वहाँ पे मैं कोई स्पेशल कैरेक्टर चूज़ करूँगा, और आगे मैं शायद ईयर या कुछ भी मेरा जो नंबर है वो मैं चूज़ करूँगा, और मैं इस पन्ने का जो फोटो है मैं मोबाइल पे लेके रखूँगा। तो क्या होगा कि मुझे याद रहेगा, मुझे पता रहेगा कि मैंने 4th लाइन का ये 2 वर्ड्स को यूज़ करके मैंने पासवर्ड बनाया था। तो उससे क्या होता है, पासवर्ड याद रहता है। बहुत सारे लोगों को ये समस्या है कि वो पासवर्ड याद नहीं रख पाते, तो इसके लिए। और दूसरा है कि कोई कभी भी आपका जो पासवर्ड है वो ऐसा ना चूज कीजिए जैसे आपका सरनेम, फर्स्ट नेम, बच्चे का नाम, रूम नंबर, क्रिकेट, फुटबॉल, गर्लफ्रेंड का नाम भी सिक्योर रहेगा, लेकिन वाइफ का नाम तो सबको पता रहेगा। तो डेट ऑफ बर्थ, गाड़ी का नंबर, ये मिस टॉप 10 जो पासवर्ड्स रहते हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट और फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे ही रहते हैं, या 1 2 3 4 5 6। अभी मैं एक बैंक में गया था, एक कोऑपरेटिव बैंक है, मैं वहाँ पे पासबुक का एंट्री करने गया था, वो सीपीयू पे यूजर नेम और पासवर्ड लिखा था प्रिंटर के। तो यहाँ से साइबर सिक्योरिटी चालू होती है कि आपका पासवर्ड सभी जो क्यू में खड़े हैं सब लोग पढ़ रहे हैं। सब लोगों को पता है, दुनिया को पता है कि उस कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है। तो ऐसे ना कीजिए। ये आई थिंक बेस्ट पार्ट बस पता है दुनिया का क्या होगा, एनिवर्सरी डेट, वो तो मुझे भी याद है ना। वो किसी को याद नहीं रहती है। तो एनिवर्सरी डेट आई थिंक विल बी द बेस्ट पासवर्ड दैट यू कैन डू। तुम्हें ही पता नहीं है तो हैकर को तो कहाँ पता चलनी है। दैट इज वेरी गुड ट्रिक, है ना? Great, yeah. You know, I think I really absolutely am loving the topic that we are coming across. Now coming towards the end of the show, and I would like to know more and final tips आप अगर देना चाहो, जैसे you gave a lot of things on how to remember the password, two-way authentication, Google authentication भी शायद एक way है जिससे आप workout कर सकते हो। Basic two-way tips I would ask you, हमारे व्यूअर्स और लिसनर्स को अगर अपन दे सकते हैं कि वो सेफ कैसे रह सकते हैं इन जस्ट अ नटशेल, नॉट इन अ इलैबोरेटेड वे बट जस्ट इन अ नटशेल, कि ऑर्गेनाइजेशन अपने आप को सेफ कैसे रख सकती है और एक इंडिविजुअल अपने आप को सेफ कैसे रख सकता है। बहुत सारे टिप्स मैं ऑलरेडी बोल चुका हूँ, लेकिन आप अगर कोई भी मोबाइल ले लो उसमें बहुत सारा कचरा ऐप्स पड़ा रहता है, सालों से यूज नहीं कर रहे हो, या फिर आपको कुछ काम के लिए चाहिए था और आप वर्कआउट नहीं कर रहे हो तो उसको डिलीट कर दो ऐप्स को। ओके, तो उससे क्या होता है, अटैक सरफेस कम होता है। मैं हमेशा बोलता हूँ अटैक सरफेस जितना कम होगा उतना आप हैक होने के चांसेस बहुत कम है। अगर आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड है, अभी क्या होता है भारत में तो हम लोग प्रसाद की तरह बांटते हैं, राइट? तो हर एक एजेंट के पास मेरे मम्मी डैडी का आधार कार्ड, पैन कार्ड रहेगा, उसके ऊपर एड्रेस रहेगा, डेट ऑफ बर्थ रहेगा। तो ये सब चीज़ें ना कीजिए। अगर आपके पास कोई अमेजोन या फ्लिपकार्ट से कोई कुरियर आता है तो उसका रैपर जो रहता है उसके ऊपर आपका अमेजोन का आईडी, उसका पार्सल का आईडी,
आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर सब रहता है, उसको अच्छे से टियर करके फेंक दीजिए, क्योंकि वो सब डस्टबिन जो रहता है ना, वो हैकर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कोई भी कंपनी का या कोई भी पर्सनल घर का भी, जहाँ से हैकर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करते हैं। आपको ये शायद लगे कि ऐसा कौन करेगा, लेकिन ऐसा होता है, क्योंकि हम लोग इस डोमेन में काम करते हैं। हम लोग एज ए इथिकल हैकर कंपनीज को काम हेल्प करते हैं, तो इसके लिए हमें पता है कि ये सब चीज़ें होती है। जैसे आपका मोबाइल फ़ोन है या आपका कोई अनयूज लैपटॉप है, जो आप दुकान में वापस रिटर्न देते हो, राइट, तो उसका भी जो डेटा है वो उसको पर्क कीजिए, पहले उसको प्रॉपरली डिलीट कीजिए, डिस्ट्रॉय कीजिए, उसके बाद उसको रिटर्न कीजिए। क्योंकि क्या होता है, वो सब डेटा उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहता है, जो भी हैकिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, तो वहाँ से भी डेटा चुराया जाता है। तो आप जो भी डिजिटल चीज़ यूज़ कर रहे हो उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपका डेटा प्राइवेसी कैसे मेंटेन हो रहा है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। और बहुत सारे, जैसे आज का पॉडकास्ट का वीडियो, ऐसे वीडियोस आप अटेंड कीजिए, आप उनको देखें और आप जानें कि कैसे आप साइबर रेजिलेंस बन सकते हैं और कैसे आप साइबर सिक्योरिटी का इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और कंपनीज अगर एमएसएमईज है तो BDSLCC है, मैं एक ही आंसर That's a देना चाहूँगा। framework that they can reach out Yeah, to. so that is the freely available free sign up. Please go ahead and use this framework. And and my team, we are working together to make it more better, more convenient for small and medium enterprises. So that is very important. Great. Great. We'll do that. Where's this book available on Amazon, right? Yeah, it is available on Amazon, Kindle version, ebook version, as well as it is available in color, paperback, print version. Okay. And this book was ranked #1 in encryption and security category on Amazon Kindle Okay. when it got launched. Great. So it is getting lot of popularity and many articles. If you Google out BDSLCC, you will see thousands of articles starting from North Korea, China, Australia, and Canada. Many people have published many information about BDSLCC. Wonderful, wonderful, great. So they can definitely reach out to you. We'll add all these details of Dr. Pawar onto our description. You can go check it out. The links, the framework copy, the book copy, all of those things will be in our description. Make sure to go ahead and check it out. आज का पॉडकास्ट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है. द रीज़न है कि हमने साइबर सिक्योरिटी के बारे में हिंदी में पॉडकास्ट किया हुआ है और आई थिंक कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्योंकि हम ज़्यादा सिक्योरिटी को इम्पोर्टेंस नहीं देते, जबकि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमें आज की तारीख में साइबर सिक्योरिटी में ही देना चाहिए. साइबर सिक्योरिटी हर चीज़ के लिए ऐसा नहीं है कि मैं बहुत छोटी कंपनी हूँ या मैं बहुत बेसिक कंपनी हूँ. इट्स ऑल्सो अबाउट द फैक्टर दैट कि तुम आपके फ़ोन को कैसे एक्सेस कर रहे हो, आपके फ़ोन के ऐप्स को कितना आप एक्सेस दे रहे हो. कहीं ना कहीं आपने, जैसे सर ने बताया कि अलाउ कॉन्टैक्ट्स, वो पर्टिकुलर ऐप को शायद कॉन्टैक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं है. डोंट गिव देम एन एक्सेस, दे विल स्टिल वर्क इन योर फ़ोन. या फिर while you're traveling, during, if you're using Ola, if you're using Uber, make sure that you are giving access only till the fact when you're using the app. जब आप ऐप यूज़ कर रहे हो तभी वो आपका लोकेशन ट्रैक कर सके, तभी आपको वो फिगर आउट कर सकते हैं और वो रिक्वायर्ड है बिकॉज तो वो आपके सराउंडिंग में जो कार्स है वो ढूंढ सके. छोटी छोटी चीज़ें. वन मोर इम्पॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी अगर आपको कोई QR कोड भेजता है, अगर आपको कोई लिंक भेजता है, तो आपको ये सेफ रहना है इसके अंदर कि अगर आपको 25,000 रुपीज़ आपने ऐड किया और वट एवर द अमाउंट आपने ऐड किया, अगर उसके अंदर आपको आपका पिन नंबर डालना पड़ रहा है, स्टॉप, डू नॉट डू इट. आपका पिन नंबर एंटर करने का मतलब आप पैसे भेज रहे हो, आपको पैसे आ नहीं रहे. अगर कभी भी आपको पैसे रिसीव होने वाले हैं तो आपको पिन नंबर डालने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो मेक श्योर, स्मॉल थिंग बट ध्यान रखो, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करो, मुझे यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो. अंटिल नेक्स्ट टाइम ऑन कबीर वाणी.